अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, कैसे हैं आप सब लोग। और जनाब, आज है हफ्ते का दिन, यानी आज वो दिन है जिस दिन हम सारे लोग मिलके प्लानिंग करते हैं कि अब हमने करना क्या है। लेकिन इस प्लानिंग में एक अच्छी प्लानिंग भी कर लिया करें कि अब जब मंडे आएगा और हमारे काम के दिन शुरू होंगे वीकेंड के बाद, तो हमने सारी चीज़ें जो है वो स्केड्यूल कर ली हैं। और जितने भी सारे सुस्त तरीन लोग होते हैं ना, जो कि वीकेंड के बाद थक जाते हैं और फिर मंडे की प्लानिंग नहीं करते, उनको डेफिनेटली मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मंडे इज़ अ वर्किंग डे, तो उसके लिए आप पहले से ही प्लानिंग कर लिया करें। और सैटरडे डेफिनेटली इंजॉय करने का दिन है, इवेंट्स का दिन है, लोगों के घर आने जाने का दिन है। कुछ लोग आपके घर आते हैं, आप किसी के घर जाते हैं, तो ये जो वीकेंड शुरू होता है ना, ये अमेजिंग होता है। और इस वीकेंड में हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, कुकिंग से रिलेटेड आपको बताते हैं कि आज शाम को जो मेहमान आ रहे होंगे उनको आपने क्या खिलाना है। और फिर हम आपको ये बताते हैं कि कौन सा फैशन इन है, कौन सा फैशन आउट है। तो आज भी हमारे शो में होने जा रही हैं ढेर सारी बातें, आपने हमारे साथ ही रहना है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि शादियों में जो मुगलिया फैशन इन हुआ है ये कहाँ से आया और अब इसको कैसे प्रिटेंड किया जा रहा है और डिज़ाइनर इस हवाले से क्या कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जनाब, आज बहुत सारा कांग्रेट्स काशिफ अली के लिए, जिनकी एंट्री हुई और आए और छा गए। और क्यों छाए ये तो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी, लेकिन आने से पहले उन्होंने क्या कहा जरा ये सुनिए। शाम को मैं जब असर की नमाज पढ़ के आया हूँ तो ये इसी तरह खेल रही थी, तो मैंने इसको ना खेलते खेलते ये कहा कि अपने बाबा के लिए दुआ करो ना, आपके बाबा का कल मैच है। तो मुझे तब तक नहीं पता था कि मैं खेल रहा हूँ, लेकिन शायद इसी की दुआ कबूल होगी और मैं सुबह डेब्यू करने जा रहा हूँ। टेस्ट क्रिकेट में खेलने जा रहा हूँ कल से इंशाल्लाह, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। चले जी, काशिफ अली, बहुत सारा कांग्रेट्स। और काशिफ अली जो हैं वो आए हैं और आते ही छा गए हैं। काशिफ अली हैं, जी हाँ, काशिफ अली वही जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि आज वो डेब्यू कर रहे हैं यहाँ से और बहुत ज़्यादा खुश हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा अपनी वीडियो में, पूरा पाकिस्तान जो है उनको दुआएं दे रहा है, कांग्रेस कह रहा है। अच्छा जनाब, सीनियर रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे साथ हैं आजिज़ भाई और हमारे साथ हैं मेराज भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? चलिए जी, आपसे आप लोगों के वीकेंड प्लान्स तो पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है वो सिटी अपडेट शामिल कर लेते हैं और देखते हैं कि आज कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लाइट्स। तो फ्लाइट का क्या शेड्यूल रहेगा ये आपके साथ में शेयर करते हैं। फ्लाइट शेड्यूल कुछ इस तरीके से रहेगा कि कराची से रवाना होने वाली आज तमाम परवाजें जो हैं वो अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना होंगी, मामूल के मुताबिक चलेंगी। और कराची से रवाना होने वाली आज कोई भी परवाज मनसूख नहीं की जा रही। वाह जी, वीकेंड का कमाल देखा आपने मेराज भाई, आज कोई भी परवाज जो है मनसूख नहीं हुई। वरना ये बड़ी खुशगवार तब्दीली है शेड्यूल्स में। वरना पीछे आप अगर महीने में या 15 दिन का एक रिकॉर्ड निकाले तो रोजाना पता चलता था कि इतनी सारी परवाजें मनसूख हो गई, कुछ डिले हैं। बिल्कुल, वो मैं यही सोचती थी कि ये इतनी सारी परवाजें जो मनसूख हो रही हैं, बेचारे ये जो जाते हैं एयरपोर्ट। वैसे मैंने सबको मशवरा दिया कि भाई पहले आप पूछ लिया करें, कॉल कर लिया करें और फिर चले जाया करें। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं कि हमारा ट्रेन शेड्यूल आज क्या रहेगा और ट्रेन जो है रेलवे के इस वक्त क्या हालात हैं, कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है और कौन सी ट्रेन कहाँ आ रही है, ये आपके साथ शेयर करती हूँ। जनाब, रेलवे इंतजामिया ने कराची एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस और कराची को अब नया स्टॉप दे दिया है। दैट्स रियली ग्रेट। और उसके बाद कराची से सियालकोट अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन पर स्टॉप दे दिया गया है। दैट्स ऑल्सो ग्रेट। और उसके बाद फिर कराची से लाहौर कराची एक्सप्रेस को गंबट रेलवे स्टेशन पर स्टॉप दे दिया गया है। इसके अलावा रेलवे हुकाम अवाम को ये सहूलत 3 माह की आर्जी बुनियाद पर हासिल हो गई, ऐसा कहना है रेलवे हुकाम का। सो दैट्स ग्रेट कि हमारे पास जो है वो ट्रेन के हवाले से भी अच्छी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं हम सोने के निर्ख के हवाले से। आजिज़ भाई, सोने के निर्ख जो है वो कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, ये बताए। नहीं, अगर ये कोई किसी के हाथ में होता कि कोई किसी को सस्ता सोना दिलवा सकता। वैसे सोने से ना मुझे वो भी याद आ गया आजिज़ भाई, वो जो ज़खायर मिले हैं ना, उसके बारे में भी जो है वो आपसे बात करूंगी। लेकिन ज़खायर तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन उसका आवाम को फ़ायदा कोई नहीं होता। आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता जनाब। सोने के ज़खायर मिले और कहाँ मिले ये हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी निर्ख आप सुन ले सोने के निर्ख क्या है। तो भाई ये सोने के निर्ख जो है अब ये नई बुलंदियों पर चली गई। इनकी जो कीमत है वो आसमान से बातें करी और इसमें फ़ी तोला सोना जो है वो 2900 रुपये के इजाफे के साथ 2,79,600 रुपये जो है वो नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए सोना। अच्छा, इसमें मजीद जो आलमी मार्केट के हवाले से अगर मैं बात करूँ ना, तो फ़ी ऑन सोना $29 के इजाफे से $2,772 तक का हो गया। और 1 तोला चांदी की अगर बात की जाए तो 31 रुपये इजाफे से ये 34,032 रुपये की हो गई है। तो ये तो जनाब रेट्स हो गए सोने के, और हमने आपको बताया चांदी के रेट्स। कुछ खाने पीने की भी बातें कर लेते हैं और झटपट आपके साथ में शेयर कर लेते हैं कि आज अगर आपने दालें पकानी हैं तो रेट्स भी सुन लीजिए। और रेट्स जो हैं वो है, दाल मूंग है 409, फिर दाल चना है 369, अच्छा जी दाल मसूर है 295, दाल साबुत मसूर है 279 और उसके बाद दाल माश 525,
व्हाइट चना है 369, ब्लैक चना है 299। वैसे आज मैं अम्मी से कहूँगी ब्लैक चना बना ले रहा है शाम को घर पे। अच्छा, रेड लोबिया है 600 यानी 600 और व्हाइट लोबिया है 409। तो ये हो गई दालें। जो अंडे हैं वो है 240 ग्राम और फिर उसके बाद जो है बीफ जो है उसकी कीमत है 950 और मटन जो है वो 2000, यानी ओ गॉड, अच्छा जी बड़ा महंगा हो गया मटन। और कुकिंग के जो हमने बताई कि आपने अगर अंडा बनाना है, आपने फ़िश बनानी है, आपने चिकन बनानी है, आपने दालें बनानी है, तो ये रेट्स आपके सामने है। इट्स अप टू यू कि अब आप जाके मार्केट पे किन रेट्स पर ख़रीदते हैं। अब कुछ हम बात कर लेते हैं कि सेल कहाँ लगी हुई है, कहाँ पर आपको सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी, सस्ते कपड़े मिल जाएंगे। और डेफिनेटली जुनैद जमशेद पर तो सेल होती है, लेकिन अलकरम पर है 40%, फिर क्रॉस स्टिच पर भी 40% और फिर साया पर भी 50% है। अच्छा जी, खाड़ी 70% अप टू, यानी खाड़ी पे प्रॉबेबली शायद बेडशीट्स वगैरह भी आपको मिल जाए, आई गेस हो सकता है, बट आप चेकआउट कर सकते हैं। लाइमलाइट पे 40% और गुल अहमद जो है उस पर भी 50% जो है वो लगी हुई है सेल जनाब। तो दिस इज़ रियली ग्रेट कि आज जो है वो क्या क्या अपडेट्स थी मैंने आपके साथ में शेयर की। अब कुछ हम बात कर लेते हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, कुछ टॉप स्टोरीज पर बात कर लेते हैं। तो पहली स्टोरी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, आज बड़ी अच्छी खबरें जो है वो आप लोगों के लिए हैं। आजिज़ भाई, मेराज भाई, एक ट्रेन चल रही है जिसको महकमा सयाहत और सकाफत की जानिब से चलाया जाएगा एंड इट्स अबाउट कराची टू खोखरापार। और ये डेजर्ट सफारी ट्रेन होगी और इसको चलाने का मकसद, ये फैब में चलेगी, इसको चलाने का मकसद ये है कि लोग जो है वो अपने कल्चर से महसूस होंगे, देखते हुए जाएंगे कि हमारा क्या कल्चर है एंड ऑल। तो अभी मैं ये प्लानिंग ही कर रही थी कि भाई मैंने भी जाना है और उस ट्रेन में बैठ के देखना है कि भाई क्या है सारा कुछ ना। ज़रा बताएं ये कितनी अच्छी एक पॉजिटिव खबर है, कितनी अच्छी एक्टिविटी है ये। बड़े अरसे बाद कोई ऐसी पॉजिटिव खबर सामने आई है, क्योंकि देखिए ये जो ट्रेन वाला मामला, ये तो खैर रेलवे जो है विफाकी इदारा है, जाहिर सी बात है इसमें कोई सिंध गवर्नमेंट के साथ उनका कोई कनेक्शन हुआ होगा, उस पर प्लानिंग हुई होगी। तो बात है कि देखिए सकाफत तो ऐसी चीज़ है कि उससे आने वाली नस्ल को और जो भी मौजूदा बच्चे हैं उनकी मालूमात में भी इजाफा होगा। सही। और यकीन करें कि माशाल्लाह यहाँ देखिए कराची शहर में तो जाहिर सी बात है एक हंगामा राई टाइप का रहता है मामला, बस रश, सब अपने अपने कामों में बिजी। लेकिन आप थोड़ा सा अगर कराची से बाहर निकलते हैं ट्रेन के सफ़र का, अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो, क्योंकि मुझे बहुत दफ़ा हुआ है, तो मतलब यहाँ से निकलने के बाद ना एक अजीब सुकून की लहर जो है ना, वो बस हैदराबाद के करीब या हैदराबाद पहुँचने के बाद आप आहिस्ता जो है ना रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब इतना सुकून हो जाता है। दोनों जानिब आपको नज़ारे मिल रहे होते हैं। कहीं हम ये देखते हैं कि भाई हरियाली नहीं भी है और कहीं हरियाली भी है, तो बड़े अच्छे मनाजिर देखने में आते हैं, बड़ा अच्छा टाइम भी पास होता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट की जानिब से किया जा रहा है, तो उसमें कि ये कि थोड़ा सा इसके किरायों में कमी भी रखी जाए, तो उसमें लोग जरूर जाएंगे और ख़ास तौर पर अपनी फैमिलीज को लेकर, बच्चों को लेकर जाना भी चाहिए हमें, ताकि हमें मालूमात हो कि हम जहाँ रहते हैं सिंध की जो सकाफत है उसके बारे में पढ़ते तो आए हैं, उसको अपनी आंखों से देख भी लें तो ज्यादा अच्छा है। उसको अपनी आंखों से देख भी लें तो ज्यादा अच्छा है। आजिज़ भाई, आप इसके ऊपर बताएं जरा। आपने आज कमाल कर दिया। मैंने कमाल कर दिया? वाह, मैंने क्या कमाल? आज हमें पहले तो पूरे शहर का दौरा करवाया। हाँ। पहले आप हमें एयरपोर्ट पे ले चली, आपने बताया फ्लाइट्स बिल्कुल टाइम पर हैं, फिर आप हमें कैंट स्टेशन पे लेकर आई, हमने ट्रेन के शेड्यूल मालूम किया, फिर आप सब्जी मार्केट ले गई, फिर आप गोश्त मार्केट ले गई। नहीं, सब्जी मार्केट अभी जाना है। पूरी मार्केटें घुमाई, फिर आप अब सयाहत पे आ गई हैं। चले जी वो थर चलते हैं। तो अब ये है, अच्छा ये वीकेंड की वजह से तो नहीं हो रहा? ये वीकेंड की वजह से नहीं, ये कमाल हम रोज करते हैं, लेकिन इस कमाल में रोज रोज कभी कुछ धमाल भी हो जाता है। नो प्रॉब्लम। के बारे में आपको बताऊं, थर डिजर्ट ट्रेन जो है, दो बातें इसमें इम्पोर्टेंट है। मेराज भाई ने ठीक कहा कि घूमने के लिए तो ठीक है, लेकिन एक तजर्बा है हमें माजी में कि जो पड़ोसी मुल्क में ट्रेन सर्विस शुरू हुई थी, यही से हम कराची से निकले थे, खोखरापार मोनाबाओ ट्रेन स्टेशन, लेकिन वो तजर्बा फेल हो गया था। सही। उसके मुल्की मामलात अलग हैं, लेकिन वो तजर्बा ट्रेन के अखराजात के हवाले से भी फेल हुआ था। तो यानी सिर्फ हम ये सोच लें कि ठीक है जी हमें थर घूमने जाना है, ये कंसेप्ट तो ठीक है, लेकिन ये एक कमर्शियल सर्विस भी है। ज़ाहिर है एक ट्रेन जब चलती है, उसके अगर 6 डब्बे हैं, 6 बोगियाँ हैं उसमें, अगर 6 बोगियों में प्रॉपर मुसाफिर नहीं होते, मैं और आप और मेराज भाई बैठ गए चलें थर घूमने चलते हैं, और
एक बार, 2 बार, महीना, 2 महीना, 3 महीने तो इस तरह चल सकता है। लेकिन अगर ये प्रॉपर कमर्शियल सर्विस हो जाती है, ट्रेन के अखराजात निकल जाते हैं और कोई लॉस में नहीं जाता, नुकसान में नहीं जाता, तो ये बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। तो इसलिए अगर ये सर्विस शुरू होती है, एक तो ये खोखरा पार तक लोगों को सर्विस मिल रही है, यानी सबसे अहम बात ये भी है कि यानी यहाँ से आप निकलेंगे कराची, कराची टू हैदराबाद, हैदराबाद टू मीरपुर खास, मीरपुर खास टू फिर उमरकोट छोर रेलवे स्टेशन है, फिर उससे आगे खोखरा पार रेलवे स्टेशन है। यहाँ तक आपको एक ट्रैवलिंग, यानी जो आम मुसाफिर हैं उनको भी तो फायदा है, घूमने ना भी जा रहे हैं। फर्ज करें किसी को अगर मीरपुर खास जाना है यहाँ से, तो भी उसी ट्रेन में बैठ गया। लेकिन आजिज भाई, मैं ये पूछना चाह रही थी कि चले ठीक है, अब ये डेजर्ट सफारी ट्रेन चला रहे हैं, बट वाकई क्या रास्ते में इतने खूबसूरत मनाजिर हैं जिस वजह से आवाम को कहा जा रहा है कि भाई आपने जो है ये बैठ के आप जाएंगे तो आपको कल्चर, हेरिटेज और ये सारी चीजें नजर आ रही होंगी, तो वाकई वो बिल्कुल है। डू वी हैव द थिंग्स लाइक दैट है ये? यस। क्या है, ताकि आवाम का इंटरेस्ट बढ़े, एनहांस हो, ताकि वो देखते हुए जाएं कि ये चीजें हैं या नहीं है। जब कराची से निकलते हैं पाकिस्तान की जो मेन रेल ट्रैक है जिसमें अगर चलते हैं, तो मेराज भाई ने जैसे बताया कि यहाँ से हैदराबाद तक हम पहुँचते हैं। हैदराबाद से पहले ठट्ठा है, जुगशाही है, मुख्तलिफ स्टेशन हैं तारीखी, वो हम देखते हुए जा रहे हैं। ये ट्रेन हैदराबाद से मीरपुर खास की तरफ टर्न करेगी। अच्छा, मीरपुर खास की तरफ, तो उधर है ऐसे कुछ? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने मीरपुर खास नहीं देखा होगा। फिर मीरपुर खास से जो थर की तरफ जब हम टर्न होते हैं, यानी जिसमें छोर कैंट आता है, उसके बाद फिर ये खोखरा पार जो है वो उससे आगे है, छोर से भी। अच्छा, एक तो खोखरा पार बिल्कुल हमारा आखिरी स्टेशन है, यानी आप इंडिया जाने के लिए यही रास्ता है। जब जाते हैं हम तो ये आखिरी स्टेशन है, इससे थोड़ा ही आगे बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो एक तो थर घूमने का, देखिए थर बहुत खूबसूरत इलाका है सिंध का, इसमें कोई शक नहीं। ये मौसम भी है, खासतौर पे ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च तक का मौसम है, ये घूमने का मौसम है। थर में आप जब जाएंगे, डिजर्ट देखेंगे, आप मोर देखेंगे, आप हरने देखेंगे, ये सारी अच्छा, ये उधर जब वो ट्रेन गुजर रही होगी तो ये सारे मोर और ये सारा कुछ नजर आ रहा है। वहाँ दरख्तों पे मोर बैठे हुए हैं, उसको कोई वहाँ, बल्कि थर में तो घरों के सामने, घरों के आंगन पे मोर घूम रहे होते हैं, क्योंकि लोगों के साथ उनकी इतनी फ्रेंडशिप है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे मोर पाले हुए नहीं होते हैं, वो वैसे ही डिजर्ट के मोर होते हैं, लेकिन उनका वहाँ कल्चर ऐसा है, उनको माहौल ऐसा मिला हुआ है, वो वहाँ घूम रहे होते हैं बाकायदा रोड पे, सड़क पे। कभी कभार तो हम जब बाय रोड भी जाते हैं ना, नगर पार कर जाते हैं, फर्ज करें मिठी जाते हैं, तो रोड पे घूमे हुए हमें मोर मिलेंगे। फिर वो जरूर गाड़ियों से और उनको देख के भागते हैं, खौफ होता है, लेकिन घरों के, तो ये सारे मनाजिर आपको मिलेंगे। अगर आप थर घूमने जा रहे हैं तो मोर भी देखने को मिलेंगे, जानवर भी देखने को मिलेंगे। थर का जो सहरा है, ये दुनिया के काफी बड़े जो सहरा है उनमें से एक सहरा है। अच्छा आजिज भाई, क्योंकि आप अभी इस वक्त मौजूद है, तो सिंध असेंबली जो है उसके हवाले से कुछ बात करते हैं कि सिंध असेंबली में अब इजलास हुआ जिसमें गैस, लोड शेडिंग और दीगर जो मसाइल हैं उसके ऊपर बहस रही। ये बताएं इनसाइड स्टोरी क्या रही, कंक्लूजन क्या निकाला, करना क्या है, क्योंकि बहस तो 10,000 दफा हुई है, मतलब क्या हुई? एक बड़ी बात हुई है। एक तो वफाक से मुतालबा किया गया, आईन पाकिस्तान को सामने रख के मुतालबा किया गया कि आईन पाकिस्तान कहता है कि कुदरती वसाइल जिस भी सूबे से निकलते हैं, पहले उस सूबे का उस पर राइट है। कुदरती वसाइल। अच्छा, गैस चूंकि एक कुदरती वसाइल में शामिल है, अच्छा उनमें बाकायदा एदाद शुमार दिए गए मेंबरान की तरफ से कि सूबा सिंध में 20 MMSCFT यानी मिलियन मुरकब फिट गैस जो है 20 से ज्यादा पैदा होती है। अच्छा, सिंध की डिमांड कितनी है? 14 मिलियन मुरकब फिट से भी कम है, यानी 20 मिलियन मुरकब फुट रोजाना सिंध पैदा करता है। सूबा सिंध के जो भी गैस के ज़खायर हैं, उसकी जो जरूरत है वो 14 मिलियन मुरकब फिट से भी कम है, लेकिन उसको मिलती कितनी है? 9 मिलियन मुरकब फिट। यानी आप समझें कि हम 20 रुपए पैदा करते हैं,
आईने पाकिस्तान कहता है कि इन 20 रुपए में पहला हक हमारा है, हम अपने सूबे में जितनी हमारी ज़रूरत है उतनी मिलनी चाहिए। अच्छा, उन 20 रुपए में हमारी ज़रूरत कितनी है? 13-14 रुपए है। सही। लेकिन हमें मिलते कितने हैं? 9 रुपए। हम 20 रुपए कमाते हैं, हाँ। 9 रुपए दिए जाते हैं, ये आप ले, बाकी हम पंजाब दूसरे सूबों में गैस शिफ्ट करते हैं। तो ये कल इस पे बात हुई है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। हाँ। और सिंध में CNG स्टेशन बंद है, सिंध में और ख़वातीन अरकान ने तो स्पेशली कल जो तकारीर की उनके उसके हमारे चूल्हे ठंडे हो गए, नाश्ता नहीं पक रहा है, घर में खाना नहीं पक रहा है, नाश्ते के लिए नहीं होती, बच्चे हमारे बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं। बिल्कुल। ख़वातीन MPs ने उनकी जो नस्वानियत है ना, वो बाकायदा नजर आ रहा था कि जाहिर है कि एक खातून जो फेस करती है घर में, गैस नहीं है, सुबह बच्चे को स्कूल भेजना है, कैसे, तो बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है। तो ये सारे मसाइल थे। डिमांड ये की कि सिंध में जो गैस की लोड शेडिंग है उसको कम किया जाए। और जो दूसरा एक MQM के एक रुकन है राशिद खान, उन्होंने कहा है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। यानी एक तो लोड शेडिंग है ना, दूसरा लाइनें खत्म हो गई हैं, लाइनों में गैस नहीं आ रही है, कहीं टूटी। अच्छा, वैसे मुझे भी याद आया कि अजीज भाई मेरे घर के बाहर भी जो है ना, वो भी गैस की लाइन अभी उन्होंने खुदाई शुरू की हुई है। कहते हैं ना, बस अचानक उनको जहन में आया कि भाई यहाँ भी कोई गैस दे दो, यहाँ पे भी आवाम रहती है, तो अभी गैस की जो है उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि गैस आती है नहीं आती। बहुत शुक्रिया। तो आपको मिलाएंगे एक ऑनेस्ट ट्रैफिक पुलिस एहलकार से, जिनकी ऑनेस्टी अब इतनी मशहूर हो रही है कि लोग इस हवाले से बातें कर रहे हैं, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। सो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, क्योंकि बस हम ये जा रहे हैं और ये आ रहे हैं। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब कहते हैं कि जी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और अगर यही पॉलिसी आप अपनी जिंदगी में भी अपनाएं तो डेफिनेटली यही आपको इज्जत भी देती है, शोहरत भी देती है, और डेफिनेटली आपके किरदार को भी बुलंद करती है। एक ऐसी शख्सियत का नाम जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। राना अब्दुल लतीफ साहब हैं, ये सब इंस्पेक्टर हैं, और इनके साथ एक और जो है मौजूद थे वहाँ पर पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, जो कि मीर जमान है। हमने ये सोचा कि जब हमने इन दोनों की ये वीडियो देखी और हमने सोचा कि आवाम जो है इतना ज़बरदस्त रिएक्शन दे रही है और इनकी इस ऑनेस्टी को बहुत सराह रही है, तो क्यों ना आज इनको स्टूडियो में ही बुला लिया जाए। तो फिर हमने इनको दावत दी स्टूडियो में कि आएँ और ज़रा बताएं कि इस स्टोरी का बैकग्राउंड क्या था। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। मीर जमान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए। अच्छा राना साहब, क्या हुआ क्या था? बैग कहाँ से मिला आपको? आप लोग पेट्रोलिंग पे थे, जा रहे थे, व्हाट हैपेंड? हमारी ड्यूटी होती है कि पेट्रोलिंग कार पे, तो हम रूटीन के मुताबिक अपनी पेट्रोलिंग पे थे। हाँ। सऊदी एम्बेसी से इत्तेहाद की तरफ आ रहे थे। हाँ। तो जैसे हम खैबन बुखारी के पास पहुंचे तो तकरीबन शाम का मगरिब का टाइम था, 6:15 साढ़े 6 बजे का टाइम, थोड़ा अंधेरा था। तो स्लो स्पीड में हम लेफ्ट साइड पे पेट्रोलिंग करते रहते हैं आराम से। हाँ। तो देखा तो फुटपाथ के साथ ना बिल्कुल रोड के ऊपर एक छोटा सा पर्स पड़ा हुआ था, पुराना सा। हाँ। तो जैसे नज़र पड़ी तो मैंने देखा, मैंने बोला यार ये देखे पर्स पड़ा हुआ है, किसमें क्या है जी। नीचे तो मैंने अपने ड्राइवर को, मीर जमान को बोला, मैंने गाड़ी रोको। हाँ। गाड़ी रोकी तो जैसे उठाया मैंने तो देखा, सीधा करके देखा तो उसकी बैक साइड पे एक पर्ची लगी हुई थी, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था मोहम्मद यूसुफ, मोबाइल नंबर और शाह लतीफ़ टाउन कराची। अच्छा सही। तो तसल्ली हुई मुझे, तो इसी पर मैंने खोल के देखा तो उसके अंदर 2 पासपोर्ट थे और कुछ पैसे थे। अच्छा। 15,000 रुपये खुले पैसे थे, यानी कि 5,000 के और 500 के नोट थे। हाँ। बाकी एक खाकी लिफाफा था, उसके अंदर एक 5-5 हज़ार की पूरी गट्ठी थी। 5 लाख थे? 5 लाख रुपए। अच्छा, सही, ठीक। वो मैं गाड़ी में बैठ के पहले तसल्ली की, मैं तसल्ली करने के बाद फिर मैंने शख्स को फ़ोन किया। मैंने बोला यूसुफ बोल रहे हैं? तो उसने बड़े परेशानी के लहजे में बताया, हाँ मैं यूसुफ बोल रहा हूँ। मैंने बोला भाई अब कहाँ हो? हाँ। बोला मैं अभी जा रहा हूँ आयशा मस्जिद से अख्तर कॉलोनी की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने बोला परेशान क्यों है? बोला यार परेशान मैं इसलिए हूँ कि मेरा एक चीज़ गिर गई है, मेरा पर्स गिर गया। हाँ। मैं आया था अपने पासपोर्ट जमा कराने के लिए, अपना और घरवाली का पासपोर्ट जमा करा, उम्रे की अदायगी के लिए जाना था। हाँ। तो मैं जा रहा था तो मेरा पर्स कहीं गिर गया, उसके अंदर मेरा पासपोर्ट था और कुछ पैसे थे। मैंने बोला यार परेशान नहीं हो, आपका पर्स मुझे मिल गया। हाँ। और पैसे भी और पासपोर्ट भी आपका बाहफाज़ मेरे पास है। बोला आप कौन बोल रहे हो? मैं ट्रैफिक पुलिस का सब इंस्पेक्टर राना लतीफ़ बोल रहा हूँ। हाँ। बोला आप कहाँ हो? मैंने बोला मैं इस टाइम पे तो पेट्रोलिंग पे हूँ। सही। तो बोला मैं कहाँ आ जाऊँ? मैंने बोला आपको बाइकिया पकड़ो, कहाँ पे हो? बाइकिया पकड़ो। हाँ। बाइकिया वाले से मेरी बात करवाओ, तो उसके पास बैठ के आ जाओ। फिर उसने बाइकिया वाले से बात की, बाइकिया वाले से मेरी फ़ोन पे बात करवाई। मैंने बाइकिया वाले को समझाया, मैंने बोला इसको शहबाज मार्केट वाले सिंगल पे ले आओ, हम वहाँ खड़े। अच्छा। जैसे वहाँ पहुँचे तो उसने आते ही मुझे पूछा मुझसे, राना लतीफ़ साहब से मिलना है। अच्छा। क्या मसला आपका भाई? हाँ। बोला मेरा नाम यूसुफ है।
सही। मैंने तसल्ली के साथ देखा, पासपोर्ट पे भी देखी थी, उसकी तस्वीर लगी हुई थी। उसको देखा, पूछा, उससे वेरीफाइड किया। वेरीफाइड करने के बाद मेरे और मुलाजिम दोस्त खड़े हुए थे साथ, उनको भी मैंने बताया। मैंने बोला यार ये मसला ऐसे ऐसे, मैं ये पर्स मिला था और ये भाई को मैंने फ़ोन करके बुलाया, ये माशाल्लाह आ गए। तो फिर खोल के हमने उनका पर्स, उनके पैसे चेक करके उनकी अमानत उनके हवाले की। उनकी अमानत उनके हवाले। अच्छा ठीक है। आज़म आप बताएं, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर क्या सिनेरियो है? हम जा रहे थे रूटीन के मुताबिक, पेट्रोलिंग करते हैं। हाँ, डिफेंस सऊदी एम्बेसी से ताज रोड पे। सऊदी एम्बेसी से थोड़ा सा लाउड बोलिएगा भाई। हम जाते हैं रूटीन से जो ना, पेट्रोलिंग कार पे होते हैं। हाँ, साहब के सोते जाते वक्त जो ना, हम पेट्रोलिंग करते हुए हमें बैग नजर आया एक रास्ते में। हमने वो बैग उठा के साहब को दे दिया। साहब ने ना उसको बंदे को बुला के उसके हवाले कर दिया। हाँ चलें। अच्छा ये बताएं राना साहब कि जब आपने उनको कॉल की और जब वो आपसे लेने के लिए आए बैग, उन्होंने कहा भाई ठीक है जी हमारा बैग मिल गया और किसी अल्लाह के नेक बंदे ने हमारी अमानत वापस देने का इरादा किया है, जब उन्होंने आपको आके देखा वो थोड़ा हैरान नहीं हुए कि भाई ये तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं और जो और वो भी कराची की, और वो भी मैंने नहीं कहा, ये कह रहे हैं महराज भाई कि भाई मुझ पर तो पहली इल्जामात लग रहे हैं हाँ, फेवर के हाँ, बिल्कुल। मैंने कल इनसे मुलाकात की तो मैंने शुरू में ये बताया कि भाई देखें, कराची पुलिस में डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो, हमेशा तनकीद की जद में रहती है। तनकीद की जद में रहती है। और ऐसे में अगर कोई बंदा किसी के 5,15,000 रुपए मिल जाए उसको पड़े हुए और वो वापस कर दे, तो ये तो बहुत बड़ी खबर हुई। ये तो बहुत बड़ी खबर हो जाती। चले मेराज भाई की बात को ये आगे बढ़ाते हुए जरा बताएं, जब वो आए तो वो देख के आपको शौक नहीं हुए कि ये तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है, ये मेरी रकम वापस करे? बहुत मुतासर हुए, बहुत मुतासर हुए। फिर बोला यार ये नामुमकिन बात है जो मैं देख रहा हूं। नामुमकिन बात है, मतलब पुलिस जो है वो आपको बुला के कह रही है कि इधर आए भाई, बात सुने, आपका बैग गिर गया, वापस ले जाए। मैंने उनको बताया, मैंने बोला यार देखें हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं है। पुलिस वाले सारे एक जैसे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस में बहुत नेक आदमी है। तो हम लोग ऐसा अपना, हमारा ज़मीर ऐसा नहीं है। अच्छा सर, लेकिन ऑब्वियसली किसी को भी जब इतनी कोई पैसों से भरा बैग मिले या रकम मिले या कुछ भी हो, थोड़ी देर के लिए वो ये सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब मैं जिसकी रकम है, ऑब्वियसली जो आपके प्रिंसिपल हैं, जो आपका दीन है, जो आपके एथिक्स हैं, जो आपकी तरबियत है, वो ये कहते हैं कि जैसे आपको किसी की चीज़ मिली आप वैसे ही उसको लौटा दीजिए, उस पर आपका जाहिर है कोई हक नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते। तो उस वक्त आपके जहन में पहला थॉट क्या आया था कि मैं क्या करना चाहिए मुझे? मैंने जैसे उसके पासपोर्ट देखे तो मुझे यकीन हो गया था कि ये लाजमन उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब वगैरह जा रहा है। जब उसकी वाइफ का भी पासपोर्ट है, उसका भी पासपोर्ट है। तो वैसे भी पुलिस का फ़र्ज मदद आपकी कानून में लिखा हुआ, हमारे फ़राइज़ में लिखा हुआ कि आवाम की खिदमत करनी है हमने। हम आवाम के खादिम हैं। ये हमारी टोपी जो झुकी हुई है, इसका मकसद ये है कि हम खादिम हैं और साथ साथ थोड़े हाकिम भी है। इसके साथ ये चांद तारा लगा हुआ है कि अगर कोई कानून के मुताबिक वायलेशन करता है तो उसके मुताबिक हम उसको पनिशमेंट भी देते हैं। चलिए जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारी ये अगर आप लोगों की जानिब से इस तरह का जेस्चर दिया जाएगा तो डेफिनेटली आवाम का एतमाद तो बहाल होगा, क्योंकि यूजुअली पुलिस का आवाम के ऊपर उस तरह से ट्रस्ट नहीं है। महराज भाई कल जो हम बात कर रहे थे कि आवाम की जो ट्रस्ट बिल्डिंग है ना, उसके लिए ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पुलिस एहलकारों की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब, या जिस तरह से उन्होंने कहा कि पुलिस का तो फ़र्ज़ है मदद आपकी, बट क्या वाकई पुलिस का फ़र्ज़ हमारी मदद है महराज भाई? भाई देखिए, बात यह है कि अमूमन वाकई ऐसे वाक़यात होते हैं, हम भी देख रहे होते हैं कि पुलिस की तरफ से ज़्यादतियों के ज़्यादा मामला सामने आ रहे होते हैं। ठीक है ना। अब ऐसे में बात तो उन्होंने भी सही कही कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोगों में खौफ खुदा होता है। सही। तो ये उनमें से एक है राना साहब। और इन्होंने इतनी बड़ी रकम वापस की, क्योंकि अगर ये चाहते, मैं भी ये समझता हूँ, तो उस बैग को सुकून से गाड़ी में रखते और आगे चले जाते। सही। किसी को कुछ पता नहीं चलना था, जिसका सामान गिरना था उसका गिर गया। सही। जिसने इस्तेमाल करना था वो कर लेता, लेकिन इन्होंने ये सोचा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें बात यह है कि देखो, अप्रिशिएट तो इनको पब्लिक भी कर रही है सोशली, ठीक है ना। अब इनके जो DIG हैं, जो इनके अफसरान हैं, उन्होंने अभी तक पता नहीं इनको अप्रिशिएट किया नहीं किया, ये बिल्कुल पूछेंगे, ये बिल्कुल पूछेंगे कि भाई इनको आवाम ने तो अप्रिशिएट कर दिया, हमने भी अपने शो पे बुला लिया, बट इनके अपने डिपार्टमेंट में क्या सूरत हाल है, वहाँ इनके जो बॉस हैं, जो इनके DIG हैं, उन्होंने इनको कितना अप्रिशिएट किया, नहीं किया, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब यहाँ हमारा शो चल रहा है और वहाँ पर मैच चल रहा है और मैच की अपडेट्स मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि जी 7 विकेट्स जो हैं वो जा चुकी हैं वेस्ट इंडीज़ की 47 रन के ऊपर। और जनाब नुमान अली ने कितने फहद 4 विकेट्स लिए हैं, साजिद अली ने 2 विकेट्स लिए हैं
और काशिफ अली जिनका डेब्यू था, उन्होंने आज 1 विकेट हासिल किए। काशिफ, आपने ज्यादा जान मारनी है और आज आपने ज्यादा विकेट्स हासिल करनी है। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी आप ये बता रहे थे कि अभी आपके बेटा जो है उसने भी कुरान हिफ्ज किया है, और एक जो डिपार्टमेंट है उसकी ओवरऑल जो एक परसेप्शन है वो ऐसी है कि पुलिस जिस जगह पर खड़ी हो, लोग वहाँ कोशिश करते हैं कि वहाँ से रास्ता ही बदल लें, क्योंकि कहीं कोई पैसे ही ना देने पड़ जाएं, कहीं कोई बिला वजह की कोई प्रॉब्लम ही ना आ जाए। पूरी दुनिया में पुलिस को देखकर लोग तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं, पुलिस को देखकर ये एहसास होता है कि यार अगर पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं तो यहाँ पर हम महफूज हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर बिलीव मी कोई पुलिस खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, रैंडम हमारी जो दूसरी पुलिस है वो खड़ी हुई है ना, लोग कहते हैं दूर ही रहें और बस पता नहीं कुछ प्रॉब्लम ही ना हो जाए। तो ऐसे माहौल में, इस सूरत हाल में आपका उनमें से अलग से निकल के शाइन करना इस बात की ज़मानत है कि आपकी ईमानदारी, आपकी ऑनेस्टी जो है वो कितनी ज़्यादा काम करती है, कितनी ज़्यादा ये इन्हेंस करती है आपके करियर को, कितनी ज़्यादा इन्हेंस करती है आपके कैरेक्टर को। तो आपके डिपार्टमेंट में जो बाकी लोग हैं ना, उनको भी ये मैसेज किया होगा कि अगर वो भी ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ काम करें तो आज वो भी किसी शो पर बैठे होंगे कि अपनी ईमानदारी की वजह से वो यहाँ मौजूद हैं। सर, आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बताएं कि आप क्या करते हैं, किस तरह आपका गुजारा होता है, इस जॉब के अलावा आपका कोई पार्ट टाइम कुछ है या नहीं है, आपके घर में कितने लोग हैं, क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तकरीबन 38 साल हो गए इस महकमे में सर्विस करते हुए। तो मैंने एक छोटी सी शॉप बनाई हुई है, ये टाफ़ियाँ शाफियाँ, पापड़ वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, बिस्कुट वगैरह। हाँ। तो ड्यूटी से फारिग टाइम में मैं वहाँ पे भी बैठता हूँ। सही। मेरा पार्टनर है, दिन के टाइम पे वो पार्टनर बैठता है, रात को अगर जब मैं ड्यूटी ख़त्म करके जाता हूँ या सुबह के टाइम में फारिग होता हूँ तो मैं अपनी दुकान पे बैठता हूँ। तो वहाँ मेरा गुज़र औक़ात बड़ा अच्छा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का बड़ा करम है। हाँ। तो मेरे 2 बेटे जो अभी पुलिस में मेरिट पे भर्ती हुए हैं। टोटल 3 वैकेंसियाँ थी कस्टम में यूडीसी की। इसमें एक लेडीज़ की थी, एक जेंट्स की थी और एक माजूर कोटे की थी। और जो लेडीज़ की थी उसमें एक वाहिद बेटी मेरी जो सिलेक्ट हुई। अच्छा, सही। बेटा आपने बताया वो कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर। हाँ, सबसे छोटे बेटा जो है वो उसने कुरान हिफ्ज़ किया है। हाँ। अभी वो पढ़ रहा है, उसको स्कूल में दाखिल कराया हुआ है। तो जैसे वो पढ़ेगा आगे उसके नसीब है जहाँ जाता है। तो अफसरान की जानिब से क्या आपको अभी कोई ऐलानात किए गए हैं या बुलाया किसी आला अफसर ने आपको? आपके DIG हैं बदनवाज चीमा ट्रैफिक के, वो या आपके SSP ने क्या दी गई आपको डिपार्टमेंट के हवाले से? हमारे DI साहब के PRO सोहेल साहब, उनका 2-3 दफ़ा फ़ोन आया मुझे, बोला DI साहब ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया है, अभी हाल ही में आपको अनकरीब कॉल करके बुलाया जाएगा, आपको CC सेकंड और कैश रिवार्ड का ऐलान किया, तो आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह शो में तो आपको रिवार्ड वगैरह देंगे। अच्छा, ये जो अभी जो माहौल का जिक्र तो उन्होंने भी किया, पुलिस का हमारे यहाँ जो है मामला थोड़ा सा तनकीदी रहता है, आप क्या अपने ही जो पेटीबंद भाई हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? सर, बात यह है कि गलतियाँ सारी पुलिस पे भी नहीं है, हमारी आवाम में भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, फॉल्ट है, जो कानून की वायलेशन करते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सर, लेकिन अवाम के फॉल्ट्स और अवाम का प्रॉब्लम तो कम है ना, ये परसेंटेज तो गलतियां तो ज़्यादातर आप लोगों की जानिब से सामने आती है। मेजॉरिटी हम माइनॉरिटी पे नहीं चाहते, मेजॉरिटी देख रहे होते हैं ना। तो ये सिर्फ सोचा जाता है। अच्छा। हम तो महकमे में रहते हैं, मुझे तो 38 साल हो गए महकमे में रहते हुए। मैं यही देखूंगा कि हर बंदा जो है पुलिस पे तनकीद करता है, हर बंदा पुलिस पे तनकीद करता है कि पुलिस गलत है, पुलिस गलत है। हाँ। कभी हम अपने गिरेबान में झांक के देखें, हाँ। अपने आप को दुरुस्त कर लें। हजारों बंदे मैं डेली रोकता हूँ, पकड़ता हूँ। हाँ। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूंगा। सर, अभी जब आपने ये किया राणा साहब कि भाई आपको ये बैग मिला, आपने वापस किया, इसके ऊपर जाहिर है आपके जो डिपार्टमेंट के कुलीग्स होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, उन्होंने आपको नहीं कहा अरे राणा साहब आपने क्यों वापस कर दिया, खो गया था, रख लेते, ऐसा कुछ? कोई ऐसे भी तो बड़े सारे आपके दोस्त आएंगे ना, कुलीग्स आएंगे, अरे ये क्या कर दिया, ऐसे तो नहीं, ऐसे तो किया, ऐसे तो नहीं कहा? नहीं, मेरे तकरीबन दोस्तों ने मुझे शाबाश दी है और बहुत मुबारकें दी है। बोला आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने अपने महकमे का नाम रोशन किया और अपना नाम रोशन किया है। आपने पूरी सबने आके, राणा साहब बिल्कुल सही बताने, आप कोई एक दोस्त तो आया होगा ना आपके पास जिसने कहा, एक आधा तो कोई ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर, ऐसे ही तो नहीं आवाम शिकायतें करती है। अब आप इधर जो है ना वो एक वाहिद वाली बात ना करें आप। एक वाहिद आदमी था, बिल्कुल हकीकत बात बोलूं, एक वाहिद आदमी था, बोला यार काश कि हमें मिलता तो हम नहीं देते। हाँ, देखा, मैंने कहा था ना, बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने तो आके यही कहा, व्हाट हैव यू डन। एक वाहिद आदमी था जिसने बोला यार अगर हमें मिलता तो हम नहीं देते, हम तो रख लेते। लेकिन बाकी जितने भी तकरीबन 100-150 आदमियों के जो मुझे फोन आए मेरे डिपार्टमेंट के, जो मुझे मिले, उन्होंने मुझे शाबाश दिया, मुबारक दिया, बोला आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मेराज भाई, कंक्लूजन? अब इसमें देखा ना कि 100 में से एक आदमी ने
जो मेरे खिलाफ वोट दिया, बाकी सबने मेरे हक में दिया। तो पुलिस वाले सारे एक जैसे नहीं है। नहीं तो हम तो ये कह ही नहीं रहे कि पुलिस वाले सारे ऐसे नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पुलिस फिर अपना परसेप्शन जो है ना वो बेहतर करे, इस तरह की मिसालें सामने लेकर आए। क्यों महराज भाई, इस तरह की मिसालें सामने आएंगी तो ट्रस्ट बिल्डिंग होगी। दूसरी बात ये कि पुलिस सिर्फ हमारे तहफ्फुज़ के लिए नहीं है, पुलिस पेट्रोलिंग के लिए भी है। पुलिस ये भी देखने के लिए कि किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। पुलिस का काम तो ओवरऑल है, क्योंकि आप जब ये कहते हैं ना पुलिस का काम है मदद आपकी, तो फिर आप मदद ही करें, फिर आप उसको मैनिपुलेशन ना करें। मतलब अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है सड़क पे और उसका कोई पर्स खो गया है, वो बेचारा खड़ा हुआ है, वो लुट गया है, उसी से जाके इंटरोगेशन ना करें, उसकी मदद करें। पहले जाके चोर पकड़े, बाद में उससे पूछे हाँ भाई तुम क्या करते हो। क्यों महराज भाई? अच्छा, अमूमन बिल्कुल ये देखने में आता है कि जब बंदा ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बात हो रही है, हाँ। कि उसमें वारदात का शिकार हो जाता है तो फिर वो फटाफट बेचारा या तो थाने भागता है या 15 पे कॉल करता है। पुलिस आगे पहले उससे मालूमात करती है कि हाँ। क्या है, क्यों पुलिस जो विक्टिम है ना उसी को इंटरोगेट करती है। अच्छा ये बताएं ये बताएं ये बताएं। अरे भाई चोर भाग जाएगा, आप पहले जाके जल्दी से उनको पकड़े। वो बेचारा जिसने कंप्लेन करनी है वो कहीं नहीं जा रहा, वो वहीं रहेगा। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। सही। तो हमारे थोड़ा सा निजाम में जो है ना तब्दीली लाने की जरूरत है। हाँ। असल में जब हम पेन लेंगे ना अपने काम का, अपने वर्क का, तो ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी। अभी हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर हम एक पुलिस मोबाइल में नजर आ जाती है और हम उससे जाके बोलते हैं ना कि हमारे साथ वारदात हुई है, तो बोलते हैं मेरा इलाका ही नहीं है। हाँ। आप ऐसा करें वो सामने वाले उसमें जाएं। सही। बस वहाँ से जो है ना डाउन होना शुरू हो जाता है, बंदा सोचना शुरू हो जाता है कि यार मैं तो पुलिस के पास गया था, वो तो कह रहे उधर चले जाओ। ठीक है। और यही काम आप अमेरिका में या दूसरे किसी मुल्क में जाए ना, तो जब आप पुलिस वाले के पास जाएंगे, उससे बोलेंगे मेरे साथ ये वाकया हो गया है, तो वो कहेगा अच्छा मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ सही जगह पर, और उसकी रहनुमाई भी करता हुआ वो जाएगा। तो इस चीज को जो है ना रखना पड़ेगा। 99% अवाम ये सोचते हैं कि अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो भी जाए तो वो कहते हैं ना ही कंप्लेन करनी पड़े पुलिस को तो अच्छी बात है। इसीलिए ये जो अनरिपोर्टेड केसेस है ना जिसके बारे में हम बात करते हैं, चाइल्ड अब्यूज हो, चोरी हो, डकैती हो, राजनी हो, कुछ भी हो, उसके जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं उसकी बड़ी वजह यही है कि लोग कहते हैं पहले ही मुसीबत के शिकार है, बता के तो और मुसीबत का शिकार हो जाएंगे। यही होता है। बिल्कुल यही तासुर भी है और ये होता भी है। अच्छा, हम लोग थानों में जाते हैं, मतलब अगर एक आम शहरी जाता है थाने में, तो उसके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उसको इतना तंग कर देते हैं कि भाई वो कहता है कि छोड़ो यार, मुझे खाली एक पर्ची बना के दे दो ताकि मैं अपनी सिम निकलवा लूँ, सही, या मेरी अगर चीज़ इंश्योर्ड थी तो वो मुझे मिल जाए, तो ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन बहरहाल राना साहब की जो काविश थी उसको सबने ही तकरीबन सराहा है और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया और अल्लाह ताला इनको जज़ा भी देगा इसकी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मेराज भाई, बहुत शुक्रिया राना साहब और मीर ज़मान हमारे शो पर आए और आज इन लोगों ने यहाँ आकर अपने डिपार्टमेंट को भी ये मैसेज दिया है कि भाई आप लोगों ने भी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ काम करना है। तो शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज है बहुत ढेर सारा ऐसा कुछ जो कि आपको वाकई बहुत खुश कर देगा। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। कुछ कर लेते हैं खाने पीने की बातें और जनाब खाने पीने की बातों में आपको फौरन से याद आ गया होगा कि मैं तो फराज के बारे में बात कर रही हूँ और फराज को मैंने दिया था टास्क। अच्छा, आज मुझे ऐसा लगता है कि फराज ये टास्क पूरा नहीं कर सके क्योंकि मैं कुछ ब्रेक में ऐसा सुन रही थी कि उन्होंने जो टास्क मैंने दिया था वो पूरा नहीं किया। पहले उनको शो में वेलकम करते हैं और मुझे जल्दी ये है कि मैं टास्क जीत जाऊं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। टास्क पूरा हुआ या नहीं हुआ? लेकिन जब भी आप टास्क देती है ना, मेरी कोशिश होती है कि उस टास्क से बढ़कर इस मंथ के आपके 3 पॉइंट्स हो चुके हैं, लेकिन आज मेरा पहला पॉइंट आज नहीं, आज पहला पॉइंट मेरा होने जा रहा है। क्योंकि पहले तो आप ये बताएं आप क्या क्या, जो मैंने आपको टास्क दिया था 12 मसालों की बिरयानी, वो आप ढूंढ के लाए या नहीं लाए? अब आप उसको 12 नहीं करेंगे, अब आप वही सच बोलेंगे जो आप ब्रेक में कह रहे थे। अच्छा, ये याद रखना। 12 मसालों की बिरयानी दी थी और हलीम दिया था। हाँ, मैं लाया हूँ दोनों चीजें, लेकिन उससे बढ़कर मैं 17 मसालों की बिरयानी भी लाया। सॉरी, ये टास्क मैंने जीत लिया है क्योंकि मैंने इनको 12 मसालों की बिरयानी की थी। अब अगर ये 17 मसालों की बिरयानी लेकर आए तो ये हार चुके हैं। ये आप लोग भी बता सकते हैं कॉल करके कि कौन जीता कौन हारा। उसकी रीजन ये है कि भाई 12 मसालों की बिरयानी मैंने इनको की थी, ये कहा था कि आप 12 मसालों की बिरयानी लाएंगे। मेरे भाई लेकर आए हैं 17 मसालों की बिरयानी। चले पहले इस बिरयानी के बारे में जानते हैं, इन्होंने कहाँ से ढूंढी, किस स्पॉट पर गए। लेकिन ये टास्क फराज हार चुके हैं। 12 मसालों की बिरयानी तो बिल्कुल नॉर्मल है, हर जगह मिलती है। सही। कहाँ गए पहले, चले आप बताएं। पहले हम हलीम की बात करें। बिल्कुल करें। हलीम मुझे अच्छा ढूंढना था क्योंकि शो के लिए तो अच्छी चीजें ही लानी है। रिलेटिव हैं हसन भाई, वो खाने के मामले ना बहुत सीरियस हैं। वो कुछ ऐसी चीजें भी पकड़ लेते हैं जो हम खा रहे होते हैं कि हमें बिल्कुल माइनर से नुक्स होते हैं, उनको हमें नहीं समझ आ रहे होते, वो उसको भी कैच कर लेते हैं। सही। तो मैंने उनसे पूछा, कराची के सारे जायके उनको पता है कि भाई हलीम कहाँ खाने जाया जाए। उनको मैंने 2-3 बड़े बड़े नाम बताए, उन्होंने बोला नहीं
अगर आपको अच्छा चाहिए तो हुसैनाबाद पे है जायकेदार हलीम। हाँ, वहाँ जाके आप ट्राई भाई हलीम की फुटेज देख के तो मुझे जो है ना अभी मेरी एपेटाइज जो है वो इंक्रीज हो रही है भाई। वाह, हुसैनाबाद की हलीम। अच्छा चले बताते जाएं इसकी स्पेशलिटी। और तो ये अरकम आज आए हुए हैं ना, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर है अरकम। तो अरकम आपने देख लिया होगा कि हलीम बन रही है, तो प्लीज शो के बाद सबके लिए हलीम का बंदोबस्त किया जाए। अच्छा ये रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके पता चला है 1990 से ये रेस्टोरेंट है, तकरीबन 35 साल हो गए हैं। और इससे पहले दस्तगीर में था, अभी आ चुके हैं हुसैनाबाद में। स्पेशलिटी इनकी बीफ हलीम है, सिर्फ बीफ हलीम होता है। अच्छा। और इनके पास 12 मसालों की बिरयानी बिरयानी 12 नहीं 17 पे रहो, वो अलग है, वो अलग अच्छा, है। इनका बता रहा हूँ, इनके पास बिरयानी, चिकन पुलाव, पाया और दाल चावल होते हैं काठियावाड़ी स्टाइल में, वो होते हैं। और बादामी कोरमा होता है। लेकिन हमारा फोकस हलीम पे था। तो वो मैंने बनवाया। 190 रुपए की प्लेट थी। और वाकई में जब उस हलीम को मैंने उठाया तो वो इतना गाढ़ा हलीम होता है ना कि चमचे से गिरने में वक्त लगता है प्लेट तक, वो चीज़ उसमें आ रही थी। अगर आप बगैर लवाजमात जो उसके भी खाए ना, जैसे तली हुई प्याज और अदरक वगैरह, उसके बगैर भी वो मज़ा कर रहा था। अच्छा हलीम था। 760 रुपए किलो के हिसाब से मिला था। सही। और बकौल इनके ये जो रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं वो कहते हैं कि हमारा ये दावा है कि पूरे कराची में आपको इस जायके का हलीम नहीं मिलेगा। हो जनाब, पूरे कराची में जायके का हलीम नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताएं, वहाँ पे लोग आए हुए थे, रश लगा हुआ था, लोग खा रहे थे हलीम? और रश बहुत था। और दूसरा ये था कि मैंने इनसे जब टाइमिंग पूछी कि आपकी टाइमिंग क्या है, तो उन्होंने कहा सुबह 11 से रात 4 बजे तक। फिर जब मैंने हलीम का पूछा तो उन्होंने कहा हमारा हलीम जो है ना शॉर्ट होता जा रहा है, हमें देगें बढ़ानी पड़नी है, लेकिन फिर भी रात तक हलीम हमारा खत्म हो जाता है। तो उनकी डिमांड है। और एक चीज़ ये भी है कि अगर वो हुसैनाबाद में डिलीवरी करते हैं तो उसके वो डिलीवरी चार्जेस नहीं लेते। अच्छा, ये तो भाई वाह, जो हुसैनाबाद के रिहायशी लोग हैं ना उनसे वो फिर डिलीवरी चार्जेस नहीं लेते, उनको तो फ्री। वाह भाई, हुसैनाबाद में जितने लोग रहते हैं, आप तो कमाल हो गया। हलीम आपको फ्री में आ रहा है घर पे, मतलब हलीम के पैसे देने होंगे, डिलीवरी चार्जेस के पैसे नहीं होंगे। अच्छा, अब आ जाए जरा 12 मसाले की बिरयानी। 17 मसाले की बिरयानी। 17 मसाले। अच्छा, वो जो बिरयानी भी मैंने इनके पास खाई थी, वो बिरयानी भी बड़ी अच्छी थी। शायद इसमें शॉट आपको नजर आया, ये रहा 17 मसाले वाली बिरयानी। अब ये 2 तरह की इनके पास बीफ बिरयानी भी है और इनके पास चिकन टिक्का बिरयानी भी है। और अच्छा, ये बिरयानी है, ये बिल्कुल धुआंधार बिरयानी। असली बिरयानी इन्होंने नाम रखा है शॉप का। तो मैंने रेस्टोरेंट के ऑनर से पूछा कि भाई असली का क्या मतलब, क्या कराची में रबड़ की प्लास्टिक की बिरयानियाँ मिल रही हैं? तो कहते हैं कि नहीं, इसमें हम खड़े मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो इनकी टिक्का बिरयानी है चिकन, उसमें एक ये है कि आम तौर पे जो कराची में बिरयानियाँ टिक्का बिरयानियाँ मिलती हैं, उसमें बिरयानी की प्लेट निकाल के ऊपर से चिकन के टिक्का का एक पीस रख देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ चिकन को बाकायदा लगा के मसाले भूना जाता है और जब तक वो मसाले मैरिनेट करके चिकन को अच्छी तरह से उसके अंदर चूल्हा जलता रहता है जब तक वो जज्ब ना हो जाए। फिर उसके अलावा चावल में भी जो मसाले डालते हैं वो भी टिक्का का फ्लेवर, अगर आप टिक्का के बगैर भी खाएं ना तो वो चावल भी आपको वो फ्लेवर दे रहा होता है। और बड़े ज़बरदस्त मसाले इन्होंने, एक थैली मेरे सामने लाए, पिसा हुआ मसाला था। तो उन्होंने कहा कि 14 से 15 मसाले सिर्फ यही हैं। वो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि कौन कौन से पीस के रखे हैं, कुछ के नाम तो मुझे याद हैं। और मेरे सामने भी जो उन्होंने एक मसालों की एक बाल्टी नुमा एक बनाया, उसमें भी बड़े ज़बरदस्त से मसाले थे। और जब देख पे उन्होंने मसाले डाले ना तो ऐसे खींच खींच के मार रहे थे। मैंने बोला ये क्या तरीका है, आराम से डाल दें। तो ये तो लबे शीरी भी नजर आ रहा है। ये तो मतलब आप टास्क पूरी तरह ये बंदा हार गया। बेशक डिशेस वो पूरी करके लाए लेकिन टास्क हार चुके हैं, इसकी मुझे बेहद खुशी है जी। चलें, 1 पॉइंट आप देना मुझे, कोई मसला नहीं। 3 तो मेरे पास है ना, काउंट करते रहना। बिल्कुल 3 तो मेरे पास है। बिल्कुल 3 आपके पास कैसे है? पिछले वाले पॉइंट में भी आपने चाइनीज में भी डंडी मारी थी, ऐसी कोई बात नहीं। चाइनीज आपने बोला था तो मैं चाइनीज 3 डिशेस लेके आया था। तो जो मैंने कहा ना वो लेकर आए, आप 3 डिशेस लेकर आएंगे, वो काउंट नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा। वो पॉइंट 1.5 हो गया है। फात कह रहे हैं वो पॉइंट आधे आधे कर लें। 1.5 पॉइंट्स हो गए मेरे जनाब। अच्छा, फिर इसके बारे में बताएं। ये मसाले बना रहे हैं और ये जो है ना, ये बना के इस पे एक झोल इन्होंने कहा है कि वो दही से कुछ बनाते हैं। झोल उसमें जायफल, जवित्री, दही और कुछ मसाले होते हैं। अच्छा, उसमें ये मसाले में ये इस तरह मारते हैं। ओके, मैंने बोला आप मार क्यों रहे हैं इसको, आराम से डाल दें। कहते हैं नहीं, जब इसको फेंक के मारेंगे ना तो इसका फ्लेवर अंदर तक जाएगा। अच्छा, कोयला, न्यू टेक्निक। अच्छा भाई, ये तो जबरदस्त है कि चिकन पका के मसाले फेंक के मार रहे हैं। ओके, कोयला डाल के बंद कर देते हैं। तो प्रॉपर जो बारबेक्यू टिक्का वाली बिरयानी है ना, वो यहाँ पे मिलती है। हाँ जी, प्रॉपर बारबेक्यू टिक्का वाली बिरयानी यहाँ पर मिलती है। अच्छा, ये बताएं, ये कितने की प्लेट, एक प्लेट कितने की है और 2 लोगों के लिए क्या, वही जो आप बताते हैं टोटल? बीफ बिरयानी और बीफ पुलाव जो है वो 720 रुपए किलो। लबे शीरी क्यों आ रहा है ये? लबे शीरी इसके बारे में भी जरा बताए ना, आप ये क्यों छुपा रहे हैं हमसे?
ये मैं गया था तो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री हार दे चुके दिया। हैं आप टास्क, अब आप 6 डिशेस भी दिखा तो दें, इजाफा कोई हो मसला गया ना, नहीं है। आपको 1 की जगह 1.5 देना चाहिए मुझे। बिल्कुल भी नहीं, जो कहा है वही करना चाहिए था आपको। ये लबे शीरी की क्या स्टोरी है? लबे शीरी उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दिया, उन्होंने बोला चेक करें इसको। तो जब अच्छा। मैंने बॉक्स खोला तो उसमें मतलब हर स्पून में कुछ ना कुछ आ रहा था। तो अच्छा। मुझे लगा कि अच्छा है, तो मैंने ऐसे ही उसको शूट कर लिया आपने। आपने मैंने बोला सोचा काम होगा आ मैं जाएगा। टॉप कर लूंगा, लेकिन आपको नहीं पता था कि ये रूल्स जो हैं ये मेरे रूल्स हैं और ये कड़क रूल्स हैं। तो जनाब अच्छा, फिर उसके बाद कितने की प्लेट है बिरयानी की? अच्छा, बिरयानी बीफ बिरयानी और बीफ पुलाव 720 रुपए किलो। हाँ। और चिकन टिक्का बिरयानी है 600 रुपए किलो। अच्छा। और डिलीवरी पे ये कोल्ड ड्रिंक फ्री देते हैं उसके साथ। तो 2 लोग अगर खाने जा रहे हैं या 4 लोग फैमिली में, चले 4 लगा लेना मैक्सिमम, 4-5 लोग अगर जा रहे हैं फैमिली से, 6 लोग जा रहे हैं, कितने की बिरयानी पड़ अगर सकती है? पाव पाव खाने वाले होंगे तो मेरे ख्याल से चिकन की एक पाव आप लगा लें, 600 रुपए किलो है तो 150 रुपए। अच्छा, पर प्लेट या वेट का हिसाब होता है ना उसमें। हाँ, एक पाव लें, आधा किलो लें, यानी 3 पाव 6 लें। to 700 के अंदर, यानी 600 से 700 के अंदर एक अच्छी मतलब फैमिली, यानी कि जैसे कि यानी 4-5-6 लोग, वो 600-700 में ये बिरयानी 4-5-6 लोग तो नहीं, क्योंकि बिरयानी जो अच्छे खाने वाले लोग होते हैं वो 2 प्लेट आधा किलो खाते हैं वो। कम खाने वाले होते हैं तो 1.5 पाव, या और भी कम खाने वाले हो 1 पाव, इससे कम नीचे कोई नहीं खाता। यानी कि आप समझिए कि 1500 के अंदर एक अच्छी जो है वो ताबड़तोड़ आप दावत कर सकते हैं यहाँ पर जाके, और जबरदस्त आपको बिरयानी मिल सकती है। और हलीम की जो प्लेट थी वो 190 की आपने बताई 190 थी? की वो था 760 रुपए किलो। अच्छा, उसमें क्वांटिटी ठीक थी और मसाले वगैरह सारी चीजें जबरदस्त? वो बहुत जबरदस्त था, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स के हलीम खाए हैं, उसको वो टक्कर दे देगा आराम तो से। लेके भी आना था ना, वो तो टक्कर भी दे देगा ना। तो हलीम बता, हलीम एक बंदा हलीम की व्लॉगिंग करके आए हैं और फिर उसके बाद उसके मसाले भी बता रहे हैं, हम फुटेज भी चला रहे हैं और हलीम नहीं है, ये तो लाने का थोड़ा सा मसला है, लेकिन मेरी तरफ से दावत है आपको, आपकी पूरी टीम को। नहीं जी, ऐसे नहीं हमारे पास टाइम होता। अब जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे ना तो अब आप लेके भी आइएगा कुछ, वरना जो है वो आपकी एंट्री नहीं होगी यहाँ पे। ऐसी चीज हुई जो लाते लाते खराब हो गई फिर रात को आप फ्रीजर करेंगे और फिर वहीं से लेते हुए सीधे आएंगे हमारे पास, और फिर हम पहले टेस्ट करेंगे कि फराज ठीक कह रहे हैं या नहीं। लेकिन फराज वैसे आपको जो व्लॉगिंग बताते हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट व्लॉगिंग बताते हैं, क्योंकि ये खुद जाते हैं वहाँ पे, टेस्ट करते हैं और फिर ये भी देखते हैं कि सफाई सुथराई से वो चीज़ बनाई जा रही है या नहीं बनाई जा रही है। और कुछ दिखाने का मतलब ये होता है कि आप लोगों के जो पैसे हैं ना वो बच जाएं, ताकि आप पहले जाएंगे वीकेंड पे कुछ नया ट्राई करेंगे, फिर आप कहेंगे ओहो ये तो मज़े का नहीं था, पैसे बर्बाद करेंगे। तो इससे बेहतर ये कि आप फराज का जो है वो व्लॉग जो इसका होता है फूड का, वो सुने और आप जान जाएंगे कि कराची में कौन कौन से स्पॉट पर अच्छा, सेहतमंद और मज़ेदार खाना मिल रहा है। बहुत शुक्रिया फराज, आप हमारे शो पर आए। और जो नेक्स्ट टास्क मैं फराज को देने जा रही हूँ वो मैं कुछ मीठे में दे देती हूँ। तो फराज, आपने रबड़ी और गाजर का हलवा दोनों लेकर आना है, लेकिन अगर आपने इसके अलावा कुछ और भी लेकर आए तो आप हार जाएंगे। मैं आपको तो फिर मैं एक चीज दूं। ले आता हूँ ना। हाँ। असल देखें, हार तो नहीं, मैं वैसे ही नहीं, आया हूँ, नहीं, क्योंकि नहीं, आपने फराज, कहा आपने लेके आना गाजर है। का हलवा और रबड़ी, उन दोनों में से आप शो पे एक चीज लेकर आएंगे। मतलब ठीक है पहली ना? हारी है ना। चले जी, इनका टास्क हो गया, गाजर का हलवा और रबड़ी, और ये ढूंढ के लेके आएंगे और मजे का लेकर आएंगे। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि भैया आजकल शादियों में आम ड्रेसेस के बजाय मुगलिया टाइप के जो ड्रेसेस हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा काम वाले और बहुत ज़्यादा शाही टाइप के जो ड्रेसेस हैं वो बहुत इन है। तो ये डिज़ाइनर जो हैं उसको डिज़ाइन करते हैं, लोगों की क्या पसंद होती है, लोग क्या कहते हैं कि उनको किस तरह के कपड़े चाहिए, ये जानेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि आजकल शादियों में जो ट्रेंड्स हैं वो क्या ट्रेंड है। आजकल हम देखते हैं कि शरारे हैं, लहंगे हैं, बहुत बड़े बड़े जो हैं वो गाउन्स होते हैं जिनकी आप देखते हैं कि बहुत टेल होती है या इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन उसके ऊपर एक और चीज़ भी इम्प्लीमेंट की जाती है कि वो जो एक कल्चर था ना मुगलिया या फिर शाही कल्चर, जिसके अंदर बहुत हैवी शरारा हो, फिर ज्वेलरी हो, फिर उसकी एक्सेसरीज़ हो, ये कल्चर जो है बहुत इन है। और अब जो डिज़ाइनर्स हैं वो इसी हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा इफ्तिखार, जो कि डिज़ाइनर भी है और बहुत अच्छा काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा फातिमा, बताएं कि आजकल जो शादियों में ट्रेंड है वो क्या ट्रेंड है आजकल, कि किस तरह की ब्राइड जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कि भाई किस तरह वो लहंगे मांगते हैं, किस तरीके से शरारे, या क्या होता है? बेसिकली आजकल जो ट्रेंड अगर देखा जाए तो लोग जो है वो ट्रेडिशनल चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो ये मानते हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो हमारे किसी भी इवेंट में अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा एक असर रखती हैं, हाँ। उसका एक खूबसूरती आती है।
अब जैसे कि अगर आप यहाँ पे मेरा एक ड्रेस देखें जो कि मैंने क्रिएट किया हुआ है, अब इस ड्रेस में मैंने नवाब कल्चर को फोकस करते हुए उस पर अपनी एक थीम अपना ड्रेस डिज़ाइन किया है। बेसिकली ये मेरा थीसिस ड्रेस है जो कि मैंने जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया है, तो वहाँ पे मैंने अपने थीसिस डिस्प्ले में इसको डिस्प्ले किया था। अब इसमें हम जब भी कोई ड्रेस डिज़ाइन करते हैं या कोई भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस को हम डिज़ाइन करते हैं तो हम उसमें बहुत सारी एलिमेंट्स को देखते हैं। लाइक अगर उसकी डिज़ाइनिंग है तो उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई है, उसके कट्स लाइन आपने कहाँ से उठाए हैं। अगर आप इस ड्रेस को देखें तो ये मैंने प्योरली जो है वो नवाब कल्चर से इंस्पायर होकर बनाया। अगर आप इसकी डिटेलिंग में मज़ीद जाके देखेंगे तो इसमें जो नवाब जो थे वो बेसिकली अवध रीजन से बिलोंग करते थे इंडिया में। सही। तो बेसिकली अगर नवाब देखिए, जो नवाब आए थे इंडिया में वो आए थे हमारे ईरान से, पर्शिया से। तो इसमें जब उनकी नई नई हुकूमत आई, ब्रिटिश आए, तो बहुत सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया। तो इसमें मैंने जो एलिमेंट्स ऐड किए हैं, मैंने अवध कल्चर जो है उसमें ज़्यादा उसके एलिमेंट्स को ऐड किया। लाइक अगर अवध फ्लैग के मैंने जो है वो मोटिव्स को ऐड किया है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप इसकी डिटेलिंग में देखें तो इसमें मैंने पर्शियन मोटिव्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ। अच्छा, ये जो ड्रेस हम फुटेज में देख रहे हैं यही ड्रेस जो है इस वक्त हमारे सामने। अच्छा, इसमें फातिमा ये क्या है? बेसिकली मैंने ये हेडगियर क्रिएट किया है। अगर आप ट्रेडिशनल चीज़ों को देखें या मुगल एरा को देखें या नवाब एरा को देखें तो उसमें मोर का बहुत ज़्यादा ना इन्फ्लुएंस होता था। वो बहुत ज़्यादा मतलब वो मोर को जो है वो एज अ प्योरिटी मानते थे, मतलब अपना एक रिलीजियसली भी मानते थे। और एक होता है ना कि हमारे यहाँ एक होता है ना नज़र बट्टाला टीका लगा लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो उस एरा में बहुत ज़्यादा इन थी, तो मैंने वहाँ से इंस्पायर होके। तो ये जो ये मुझे ना आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल अबाउट कि ये नजर बट्टू के तौर पर नहीं, इट्स नॉट अबाउट नजर बट्टू। जैसे अब इसमें ये जो मोर के पंख इसमें यूज हुए हैं। तो इज देयर एनी ब्राइड के वो ब्राइड की ये डिमांड आती है कि कोई ब्राइड इस तरीके से? नॉट एट ऑल। जब हम फैशन शूट्स वगैरह करते हैं तो इस तरह की चीजें हमें उसमें एक्सेसरीज में नीड होती हैं। फैशन शूट्स के लिए ये एक्सेसरीज हैं, बट नॉट फॉर द ब्राइड्स, राइट? नो नो, ओके फाइन। क्योंकि आई वाज वंडरिंग कि भाई कोई जो ब्राइड है वो फैशन शूट्स में तो हम डिफरेंट एक्सेसरीज के साथ प्ले करते हैं और सारी चीजें करते हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट फैशन शूट्स। अच्छा, अभी ये जो आपका जो ये यहाँ पे शरारा रखा हुआ है, अगर इसको फोकस करें तो इसके बारे में बताएं जरा कि आप ये कह रही हैं कि वो नवाबी स्टाइल से आपने इसको बनाया है, तो ये जरा बताएं। बेसिकली मैंने इसको ईस्टर्न वेयर के ऊपर ही क्रिएट किया इस लहंगे को, लेकिन अगर जब आप इसकी डिटेलिंग के ऊपर जाएंगे तो वो नवाबी स्टाइल में है। कैसे नवाबी स्टाइल में? अब इसमें आप मुख्तलिफ मोटिव्स देखेंगे, इसमें आप फिश के मोटिव्स देखेंगे, इसमें आप पर्शियन मोटिव्स देखेंगे, इसमें आप मोर के मोटिव्स देखेंगे, इसके अलावा आप इसमें फ्लावर्स के मोटिव्स देखेंगे। तो ये सारे उनके आर्किटेक्चर से इंस्पायर है, उनके उस एरा से इंस्पायर है। वो मोर का बहुत ज्यादा अपने यहाँ उनका एक इन्फ्लुएंस था। इसके अलावा वो फिश को बहुत ज्यादा मानते थे, उनकी तलवारों के डिजाइन में, उनके आर्किटेक्चर के डिजाइन में, उनके फ्लैग्स के डिजाइन में, इवन बहुत ज्यादा एक कॉमन चीज थी ये। सही, बिल्कुल। अच्छा, इसका जो आपका ये जो कट है, ब्लाउज कट है, ये बड़ा जबरदस्त है। ये बताएं फातिमा, ये बिल्कुल ऐसे जो इसकी जो है ना शोल्डर के ऊपर भी काम है, अपर लेयर भी इसकी जो है वो दी हुई है। ये क्या है जरा? ये एक स्ट्रक्चर्ड मैंने डिजाइन क्रिएट किया है। ये मैंने आर्किटेक्चर से इंस्पायर होकर क्रिएट किया, क्योंकि ये आप दिखा भी सकती हैं। ये अगर आप दिखाना चाहें तो ये बड़ा जबरदस्त जो है वो ब्लाउज है। और ये बेसिकली शो यू दैट बेसिकली ये डबल ब्लाउज है, अंदर इनर है इसका, और इनर में जो है बहुत ही खूबसूरत कोरे तबके का काम किया गया है। इसके अलावा इसका जो आउटर जैकेट है इसके साथ मैंने मतलब फोकस करके कैमरा में अगर दिखा सकें तो मैंने इसके साथ की लेयरिंग की, ये डबल लेयरिंग के ऊपर मैंने काम किया हुआ है। अब अगर आप जैसे इस कट को देखें, ये बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड सा कट है। अब यहाँ पर आप देखें इस तरह की जो चीजें लटक रही हैं, ये टोटली मैंने आर्किटेक्चर से इंस्पायर होकर बनाया है। सेकेंडली अगर आप जैसे यहाँ पर इस जाल वर्क को देखें, तो अगर आप बहुत ज्यादा अगर उनके आर्किटेक्चर को, हम नवाब कल्चर के आर्किटेक्चर को देखें तो वहाँ पे बहुत ज्यादा जाल वर्क यूज हुआ था। जैसे उनकी खिड़कियों में, उनकी बिल्डिंग्स वगैरह में जो है ना बहुत ज्यादा ये जाल वर्क यूज किया जाता था। तो ये भी जरा दिखाइएगा ताकि लोगों को पता चले इस कल्चर के बारे में कि ये कल्चर, ये जरा सा थोड़ा सा आप एनहांस करके वहां से दिखाइएगा। बेसिकली ये उस कल्चर में पहना नहीं जाता था, लेकिन मैंने इंस्पिरेशन लेके जो है इसको डिजाइन ये सर के ऊपर लाजमी नहीं है कि इसको ब्राइड्स ही पहने, या ये ज्यादातर जो है जो अगर फैशन शूट्स को हम देखें, जो फैशन शोज वगैरह हमारे होते हैं, तो उस पर इस तरह की एग्जैजुरेटेड चीजें जो है वो वेयर की जाती हैं, राइट।
अच्छा, ये आपका जो शरारा है, ये जरा देखें कि इसके पैनल्स वगैरह, अच्छा इसमें बीच में भी एक पैनल है फातिमा, ये देखिए। देखें ये भी जो है, अगर इस लहंगे को देखें तो ये भी डबल लेयर है। पीछे इसके साथ टेल है, जो कि टेल मैंने बिल्कुल सिंपल रखी है। अब अगर यहाँ पर देखें, अगर इस पैनल को आप देखें तो ये पैनल जो है, ये 3 पैनल्स के ऊपर एक डिजाइन क्रिएट किया गया है। अच्छा, अगर जो इसके बीच में जो है, जब ये कोई वेयर करेगा ये शरारा, तो ये जो बीच वाली लेयर है ये एनहांस होगी या ये नजर नहीं आनी? इट कैन बी एनहांस। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन जो इसको वेयर कर रहा है कि वो क्या किस तरह पहनना चाहता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, सही। चलिए जी, और जो काम हुआ हुआ इस पे, वो ये सितारों का काम है ना? ये काम जो है, ये ओवरऑल जो है, ये कोरे तबके का काम है, सितारे का काम है, मोती का, पल्स का काम है, जो कि ओवरऑल जो है हमारा इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में चल रहा है। इसके अलावा अगर आप इसमें देखें, फैशन इज नॉट, अगर हम कस्टमर व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कस्टमर्स को इन चीज़ों से कोई सा रिक्वायर नहीं होता कि आपने इसके बिहाइंड इंस्पिरेशन क्या लिए, आपने डिज़ाइन कैसे क्रिएट किया है। बेसिकली उनको ये चीज़ चाहिए होती है कि आप जो ड्रेस पहन रहे हैं आप उसमें अच्छे लगें, आप उसमें कॉन्फिडेंट लगें। लेकिन अगर हम फैशन के बिहाइंड सीन्स को देखें तो फैशन में जो भी डिजाइनर्स होते हैं, जैसे फहद हुसैन हैं, बहुत सारे और डिजाइनर हैं, HSY हैं, या बाकी जितने भी डिजाइनर्स हैं, तो हर डिजाइन के पीछे उसकी इंस्पिरेशन होती है। और इंस्पिरेशन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हर डिजाइन के पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन जरूरी होती है, और इसी वजह से जो हमारी पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री है वो इतना राइज कर रही है, और हमारे डिजाइनर्स जो हैं वो इतने जबरदस्त काम करते हैं, उसके पीछे उनकी इंस्पिरेशन होती है। और हमारा कल्चर, हमारा विरसा, हमारी सकाफत है, जहाँ से वो ये आइडियाज क्रिएट करते हैं, और फिर ये आइडियाज जो हैं वो पड़ोसी मुल्क तक पहुंच जाते हैं। अच्छा जनाब, एक और ड्रेस है फातिमा का बहुत ज़बरदस्त, और इसी तरह से वो भी जो है ना वो कल्चरल, और उसके पीछे भी कोई इंस्पिरेशन ज़रूर है, वो पूछेंगे। लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, वापस आएंगे और एक और ड्रेस आपके साथ में शेयर करेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब यहाँ पर एक और भी मेरे साथ ड्रेस जो है वो आ गया है, और ये है शेरवानी टाइप का, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त कलर है, और इसके ऊपर जो है बड़ी कोई स्पेसिफिक सी जो है पिक्चर है वो भी इम्पोज है। फातिमा, इट्स अप टू यू, आप बताएं कि किस तरीके से आपने जो है वो ये डिज़ाइन किया है और क्या है। अगर आप पहले तो इसकी इंस्पिरेशन बताएं कि ये जो पिक्चर इम्पोज हुई है ये कहाँ से आपने आइडिया लिया? बेसिकली जैसे कि मैंने पहले बताया कि हर डिज़ाइन के पीछे एक इंस्पिरेशन होती है, एक स्टोरी होती है। अगर मैं अपने डिज़ाइंस की बात करूँ, मैंने अवध रीजन के ऊपर काम किया है। जो मेरा फर्स्ट गारमेंट था वो प्योरली नवाब एरा को रिप्रेजेंट कर रहा था। सही। जब नवाब एरा स्टार्ट हुआ तो एट द एंड क्या हुआ कि ब्रिटिश आना शुरू हो गए, ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया। तो ब्रिटिश ने एकदम से उस एरा उस रीजन के ऊपर कब्जा नहीं किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इकोनॉमिक के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। सही। अब क्या हुआ कि मैंने जो अपना सेकंड गारमेंट बनाया है वो अपनी इसी स्टोरी के ऊपर बनाया है कि मेरे सेकंड ड्रेस में ब्रिटिश का और नवाब का दोनों का एक इन्फ्लुएंस दिखाया जा रहा है, जिसे हम फ्यूजन कहते हैं। सही। ठीक है। अब फैशन की दुनिया में अगर देखा जाए तो फ्यूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल अगर हम डिज़ाइंस को देखें या ट्रेंड्स को देखें तो उसमें अगर जितने भी डिजाइन है वो कुछ वेस्टर्न और ईस्टर्न फैशन के ऊपर फ्यूजन क्रिएट करके उसको बनाया गया है। अब जैसे कि मेरा ये ड्रेस है, ये अगर ये क्या कह रहा था फातिमा, ये शेरवानी पे, ये कमीज शलवार पे पहना जाएगा, ये क्या? जी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अब बेसिकली मेरा जो ये ड्रेस है ये मैंने लेयरिंग के ऊपर बनाया है। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक कमीज है जिसे हम जो है चिकनकारी काम है। ये मैंने प्योरली जो है ना वो ईस्टर्न गारमेंट से इंस्पायर होके बनाया है। अच्छा ये सी थ्रू है, सी थ्रू होने की मैं एक रीजन भी आपको बाद में बताऊंगी। इसके अलावा यहाँ पर आप वेस्ट कोट देखें तो ये वेस्ट कोट जो है इस कमीज के ऊपर वेयर की जाएगी। अब इस वेस्ट कोट के ऊपर जितना भी ये काम है ये भी सारा आर्किटेक्चर से इंस्पायर होकर बनाया है। ये कटदाने की कमीज क्योंकि इसके ऊपर ये वेस्ट कोट आ जाएगी। आप इसको हम वैसे भी पहन सकते हैं, वेस्ट कोट के साथ भी पहन सकते हैं। अच्छा इस गारमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम इसको मल्टीपल वेस्ट के साथ वेयर कर सकते हैं। ठीक है। हम इसको वेस्ट कोट के साथ भी वेयर कर सकते हैं, हम वेस्ट कोट के बगैर भी इसको वेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे कटदाना और क्रिस्टल और सितारे का काम हुआ है पूरे एक पैनल के ऊपर। अब यहाँ पर आप देखें जैसे कि मैंने कहा कि लेयरिंग के ऊपर काम होता है, तो यहाँ पर ये जो मैंने प्रिंसेस कोट बनाया है यहाँ पर, तो ये प्योरली जो इसके ऊपर अगर आप काम देखें तो ये पूरा
इंडियन है। यू कैन शो आल्सो कि ये समझ आए कि अब ये जैसे कि अब ये इसका कट बहुत अच्छा है। Yes. फातिमा, इसका कट बहुत अच्छा रखा आपने। थैंक यू। अब जैसे इसके ऊपर ये काम किया गया है तो ये सारा जो है ना इंडियन काम किया है, जिसमें जितने भी ये मोटिव्स यूज किए हुए हैं, ये कलर्स यूज किए हुए, क्योंकि नवाब का तारक इंडिया से था, तो जितनी भी इंस्पिरेशन है वो इंडियन स्टाइल में ली गई है। इसके अलावा ये इसकी जो है ये थर्ड लेयर है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप इस कॉस्ट्यूम को देखें तो नवाब एरा में इस तरह से होता था, या मुगल एरा को भी अगर हम देखें तो वहाँ पर जो है ना वो लोग फ्रॉक्स टाइप के इस तरह की चीज़ें वेयर करते थे। तो मैंने उससे इंस्पिरेशन लेकर यहाँ पर जो है एक स्कर्ट क्रिएट की है विद 8 यार्ड फैब्रिक के साथ। अच्छा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें पिक्चर्स इम्पोज हुई हुई है। बेसिकली ये TDF प्रिंट है जो कि टी शर्ट्स के ऊपर किया जाता है, और इसको मैंने एक नई टेक्निक के साथ स्कर्ट्स के ऊपर यूज़ किया, क्योंकि अगर हम ड्रेसेस को देखें तो हम उसमें डिजिटल प्रिंट्स को ही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, लेकिन मैंने एक नॉर्मल चीज़ों से हट कर मैंने एक न्यू चीज़ क्रिएट की और मैंने उसमें TDF प्रिंट का इस्तेमाल किया विद कटदाना के साथ। सही। अच्छा फातिमा, ये आपका एक और ड्रेस है, यू कैन ऑल्सो शो दिस। ये बड़ा ज़बरदस्त अपर है एंड यू कैन ऑल्सो शो दिस कि ये पता लगे कि ये भी डिजाइन जो है बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये जो ड्रेस है, उस एरा में क्या हुआ था कि जब ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया, जी जी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत स्टार्ट कर दी। सही। अब यहाँ पर जो मेरा थर्ड गारमेंट है वो ये स्टोरी बता रहा है कि अब नया एरा स्टार्ट हो गया है और ब्रिटिश की हुकूमत शुरू हो गई है। अगर आप यहाँ पर जितना भी काम देखें, अगर ये ट्राउजर के ऊपर काम बना हुआ है सारा, ये बिल्कुल पूरा ट्राउजर के ऊपर काम है। ये हाई वेस्ट पैंट है बेसिकली। अच्छा। और इसमें ये जितना भी काम मोटिव्स का काम हुआ हुआ है ये सारा विक्टोरियन एंड जॉर्जियन फैशन से इंस्पायर है। इसके अलावा ग्रेट, और ये बड़ा एम्बोज और बड़ा जमा हुआ काम लग रहा है। ऐसा यूजुअली होता नहीं है, लेकिन ये बाकी बहुत अच्छा काम है। जी बिल्कुल ऐसा ही। अब जैसे यहाँ पे ये फ्लावर वर्क, जितना भी फ्लावर वर्क हुआ ये सारा रेशम के धागे से काम हुआ है। ठीक है। बेसिकली इसकी फुल लुक इस तरह से। हाँ, ये साइड पैनल्स के ऊपर मैंने बेसिकली पैंट्स को पैनल में कन्वर्ट करके उसके हाफ साइड के ऊपर ये पूरा काम किया है। सही। इसका अपर, इसका अपर भी है। इसका अपर भी है। बिल्कुल है। अब जैसे कि अगर हम इसका अपर देखें, तो ये इसके जैकेट है। ये इसकी जैकेट है। अगर आप यहाँ पर ऊपर करके अगर आप इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पिक्चर्स वगैरह भी मैंने ऐड की हुई है। यहाँ पे वही काम, इसमें रेशम का काम भी इसमें हुआ है। और अगर आप इसमें देखें तो मैंने यहाँ पर एक साइड पैनल भी ऐड किया है। अब इस साइड पैनल के ऊपर मैंने एक पूरा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का उस टाइम पे राज शुरू हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मैंने पूरे फ्लैग का मोटिव यहाँ कोरे दबके के काम के साथ रिप्रेजेंट किया है। सही सही। चले, ये बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, ऐसे अपर ना आजकल विंटर्स में भी इन है, शादियों में भी इन है, और बहुत सारे लोग रेड कार्पेट्स वगैरह पर भी पहने हुए नजर आते हैं कि वो स्लीवलेस, अगर आपने शर्ट पहनी हुई है तो आप उसके ऊपर इसको अपर के तौर पर भी ले सकते हैं। एंड इट्स रियली ग्रेट। ये मुझे जो है ना वाकई बहुत पसंद आया। फातिमा, आपके ड्रेसेस वाकई बहुत अच्छे हैं। ये बताएं कि अभी जो क्लाइंट्स हैं उनकी क्या डिमांड होती है जल्दी से, ताकि लोगों को पता चले कि भाई आप उनकी डिमांड के ऊपर भी उनकी ड्रेसेस जो हैं वो बना सकती हैं। देखिए, हर क्लाइंट की अलग अलग डिमांड होती है। अब जिस तरह जो क्लाइंट चाहता है उसके हिसाब से ड्रेसेस को कस्टमाइज किया जाता है। ठीक है। ज़्यादातर क्लाइंट्स जो होते हैं वो गरारा आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, और चोली बहुत आजकल चल रही है, लहंगा वगैरह जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उससे हम कभी अलग नहीं हो सकते। चले जी, तो वहीं कट लाइंस एक नए तरीके के साथ, एक नए फ्यूजन के साथ आ रही हैं। चले जी, कट लाइंस भी आ रही है नए फ्यूजन के साथ। फैशन जो है वो भी मिक्स एंड मैच करके चल रहा है, लेकिन जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है, उसकी चीज़ें, उसकी इंस्पिरेशन जो है वो आजकल हमारी शादियों में, उनके ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। तो शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का। बहुत शुक्रिया फातिमा, आप हमारे शो पर तशरीफ लाई। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे ऑब्वियसली खाने पीने की बातें, और आज क्या है हाईटी में ये हम आपको बताएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, कुछ करेंगे खाने पीने की बातें, लेकिन आज हम लंच और डिनर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बातें तो हम करते रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि शाम को जब आपके किसी मेहमान ने आना हो और कुछ हाईटी का आपका प्लान हो, और आप ऐसी चीज़ें प्लान कर रहे हो कि जी चाय के साथ समोसे ले लिए जाएँ, या फिर वो रिवायती जलेबी, या फिर दही बड़े बना लिए जाएँ, आप नया क्या बना सकते हैं, क्या कुछ है, क्या वैरायटी है खानों में, इस पर बात करने के लिए हमें
उमैर मेमन साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि शेफ भी हैं और इसके अलावा उनकी जो अपना एक ऑनर भी है मेमन बाइट्स के। तो वेलकम टू द शो उमैर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? करम है, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उमैर भाई, बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि उनके घर में आ रहे मेहमान, अब शाम का टाइम है, वही हाई टी भी हो जाती है और शाम का टाइम भी हो जाता है, उसमें मैक्सिमम लोग ये क्या कैलकुलेट करते हैं कि भाई ठीक है, अगर शाम के टाइम हम कुछ बनाएंगे तो हम ऐसा करते हैं कि हम चाय ले लेते हैं, समोसे ले लेते हैं या बिस्किट मंगा लेते हैं, पापड़ वापड़ जो है वो सब तल लेते हैं। व्हाट्स न्यू? आप क्या आपने देखिए, मैंने तो अभी रिसेंटली हाईटी के लिए जो है वो कटोरी चाट निकाली है, 1 बाइट कटोरी चाट, ये आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, ठीक है, ये बिल्कुल न्यू है। अच्छा, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ अगर है। हमारे पास कोई स्पून हो तो प्लीज स्पून भेजिएगा जी। कटोरी चाट, हाँ। कटोरी चाट है, खट्टे आलू हैं, कड़ी वाले छोले हैं, मसाले वाले छोले हैं, हाँ। और बेसिकली मेरे पास जो है बहुत सी आइटम होती है, पानी पूरी, सेव पूरी, भेल पूरी, तो ये सारी चीज़ें पुरानी है। एक कटोरी चाट जो है मैंने जो न्यू निकाली है, ठीक है। और हाईटी के लिए तो लोग समोसे, बिस्किट, पैटीज वगैरह ये चलते रहता है, मगर अब ये जो थोड़ा हाईटी थोड़ी स्पेशल होनी चाहिए, तो ये चीज़ें आप लाएं हाईटी के अंदर। अच्छा, हाईटी स्पेशल होनी चाहिए। एक तो स्पेशल बात ये कि खाना आप जब भी सर्व करें सो मेक श्योर क्या उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। अभी ये जो उमैर भाई ने इसकी टॉपिंग यही की हुई होता है जो दिल को भाता है, जी जी, जो दिल को भाता है बंदा तो फिर वही खाता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा उमैर भाई, ये जो है ये क्या है? ये अगर आप बता सकें कि ये जो है ये हमने कटोरी बनाई है पापड़ी के साथ। ओके, ये जरा इसको फोकस करें भाई, ये कटोरी जो पापड़ी के साथ है इस वक्त, ये क्या है? ये आप फोकस करें और इसको दिखाएं कि ये कटोरी जो है पापड़ी के साथ व्हाट इज़ ऑल अबाउट। ये देखें जी, ये है कटोरी, और इसमें क्या उमर भाई? इसके अंदर चने होते हैं, आलू होता है, मसाले होते हैं, हाँ, सेव डली हुई होती है, तो ये बिल्कुल छोटी स्मॉल चाट बनी होती है कटोरी के अंदर। 1 बाइट है, ये आप 1 बाइट के साथ खा सकते हैं। ओके, ये दैट्स रियली न्यू आइडिया और ये बड़ा डिफरेंट आइडिया भी है। इसमें छोले डाल के जो है वो छोले हैं, चने हैं, और आलू हैं, मसाले हैं, दही है, मीठी चटनी डली हुई है, सेव डली हुई है, थोड़ा सा स्पाइस डला हुआ है। सही। अच्छा, ये बताएं कि इसकी रेसिपी क्या है? ये कितनी देर में रेडी हो जाती है? ये क्या ठीक है, रेसिपी तो इसकी जो बस चने की जो वो अपना मेकिंग है जो वो थोड़ा सा लेंदी, उसको चने जो है वो रात को आप भिगो के रख दें। हाँ। अगर आप ये चने पका के फ्रिज में भी रख दें तो 8-10 दिन चल जाते हैं। सही। तो ये जब कटोरी वटोरी लेके आप चाट बना सकती हैं। 5 मिनट की इसकी रेसिपी है। सही। कोई इतनी खास मतलब इतना मुश्किल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, ये आपने कड़ी, ये कड़ी छोले हैं, कड़ी छोले। अच्छा, अरे वाह, इसमें क्या? ये तो इसकी टॉपिंग, इसकी गार्निशिंग, प्रेजेंटेशन ही इतनी जबरदस्त है। ये जरा बताएं ये क्या, कैसे बनते हैं कड़ी छोले? इसके अंदर ब्लैक चने होते हैं और जैसे हम कड़ी अच्छा, कड़ी छोले के अंदर ब्लैक चने? जी। ओके, दैट्स रियली डिफरेंट। इसकी रेसिपी? इसकी कड़ी और चने इसके अंदर, और बाकी आप स्पाइस अपनी मर्जी से डाल लें। ओके, ये आपने मिक्स किया हुआ है? जी। सही। अच्छा, तो चले ये, अच्छा हाईटी में और मैक्सिमम क्या किया जा सकता है और मैक्सिमम क्या चीजें? सैंडविचेस हो सकते हैं। अच्छा, ठीक, सही। और पेटीज जो है वो चिकन पेटीज, बीफ पेटीज वगैरह ये चीज़ें। हाँ। अब समोसे वगैरह तो अब थोड़ा बहुत पुरानी आइटम हो गई हैं। अब जो दही बड़े के साथ जो है वो नमकीन दही बड़े भी आ गए। हाँ, नमकीन दही बड़े स्पाइस के साथ। अच्छा उमैर भाई, आपने ये जो नई चीज़ इन्वेंट की है ना, ये कटोरी और ये छोले, ज़रा ये डाल के आवाम को बताएं कि भाई किस तरह से इसका 1 बाइट जो है वो किस तरह से इनफ हो जाएगा, किस तरह से खाया जा सकता है? आप ये ज़रा बताएं इसके अंदर। देखिए ये 1 बाइट। अच्छा, ये देखिए, ये इस तरह से 1 बाइट होगा, और ये जो इन्होंने कटोरी सी बनाई हुई है इसके अंदर ये सारी टॉपिंग है। जी, आप भी चेक करें। हाँ श्योर। ये देखिए, ये इसके अंदर सारी टॉपिंग है, एंड ये अगर आप फोकस करें, और ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, एंड ये 1 बाइट है। ये अगर आप देखें ना तो ये 1 बाइट है और ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, और ये आप यू कैन ट्राई इट, और ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। अच्छा जी, ये मुझे बहुत डिफरेंट लगा क्योंकि ये मेहमानों के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और अगर आपके यहाँ कोई बहुत इंस्टेंट लोग आ रहे हो तो ये आप झटपट रेसिपी बना सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हाईटी में वो हलीम भी रखते हैं, दही बड़े भी रखते हैं, इसके अलावा वो ये सोचते हैं कि हम मिक्स चाट जो है वो भी रख लें, फ्रूट ट्रैफल भी रख लें। वट एवर द केस कि हाईटी में बहुत सारी चीज़ें होती तो हैं, लेकिन एक परफेक्ट, जिसको कहते हैं ना, एक परफेक्ट हाईटी के अंदर जिसमें लोग ये सोचें कि क्वांटिटी भी ज़्यादा है, क्वालिटी भी अच्छी है, और ये भी ना हो कि बहुत सारी चीज़ें ज़ाया जाएँ। हाईटी के अंदर 2 से 3 आइटम होनी चाहिए और अच्छी आइटम होनी चाहिए, बस। अच्छा, इतनी सारी आइटम रखने से जो बंदा बोले
बंदा बोलेगा मैं ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं, तो फिर वो लंच या डिनर ही हो जाएगा। लंच या डिनर ही हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये करते हैं कि हाई टी में बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं और लोग इस वजह से भी नहीं खा पाते, क्योंकि वो ये कहते हैं भाई हम काले छोले खाएं, दही बड़े खाएं या क्या कुछ खाएं। तो क्या मैक्सिमम 3-4 आइटम क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? देखिए ये हाई टी के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट आइटम है। हाँ सही, ये अब बाकी तो उन लोगों की मर्जी है, लोगों को क्या चाहिए। अच्छा, मेहमान आ रहे हैं उमेर भाई, और आपको किसी ने कहा है जी उमेर भाई आपने हमें ना इतनी सारी चीज़ें बना के भेजनी है, और उन सब चीज़ों में जो है वो आप क्या क्या ऐड करेंगे? देखिए हमारा तो जो मेहमान वगैरह आते हैं, हम लोग तो मेहमान बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम लोग जो ना ज़्यादातर खाउसे को प्रेफर करते हैं। क्या खाउसा? कड़ी खाउसा क्या होता है? खाउसा बस आपने लाना भी था ना खाउसा का, आपको तो पता होना चाहिए था। मैं तो पूछूंगी आपसे, आप खाउसा भी लेकर आते हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में खाउसा लोगों को दिखाया है। अच्छा जी, दैट्स रियली ग्रेट। लेकिन हमारे शो पे आपने खाउसा नहीं दिखाया होगा। अब आप नेक्स्ट आएंगे ना तो मेहर भाई जो है वो खाउसा फिर लेकर आएंगे, और अगर दिखा भी दिया तो दोबारा लेकर आइएगा जी इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। ये किस तरह बनता है खाउसा? ये नूडल के साथ, नूडल होती है, कड़ी होती है, सालन, पापड़ी, स्लिम चिप्स, इसकी गार्निशिंग बड़ी होती है, धनिया, पुदीना, अदरक, मिर्चें, लहसुन, फ्राइड लहसुन होता है। ये खाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा जी सही। अच्छा तो ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हाई टी में जो ये आप कहते हैं कि ये जो आप सर्टेन डिशेस लेकर आए हैं ये परफेक्ट डिशेस हैं हाई टी के लिए, बट व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट कि भाई हाई टी में अगर ये चीज़ों के अलावा कोई कुछ और भी रखना चाहे तो कम बजट में क्या चीज़ें 2 से 3 वो रख सकते हैं? देखिए बिल्कुल कम बजट है ये, इससे ज़्यादा बजट जो है वो फिर हाई जाता है। आपको पता है सैंडविचेस, हालीम, दही बड़े, ये सारी हाई आइटम है सारी। सही। अब सैंडविचेस में कोई चिकन नहीं डालना चाह रहा तो फिर वो किस तरह से सैंडविच टाइप की कोई चीज़ वो फिर बना सकता है, क्या कर सकता है? देखिए फिर पकोड़े आ जाते हैं। पकोड़े आ जाते हैं, सही, ठीक है। अब पकोड़े भी लोग हर कोई पसंद नहीं करता है। हाँ वो भी कुछ लोगों को क्रिस्पी पसंद होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो जो है अवॉइड करते हैं, हम नहीं खाते ज्यादा तली हुई या घी वाली चीज़। और बाकी हाई टी के अंदर निम्को वगैरह रखा जाता है। निम्को रखा जाता है, सही। मैक्सिमम क्योंकि जब आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं ना और शाम के टाइम पर आ रहे हैं तो आप बिस्किट ले लेते हैं, निम्को लेके आ जाते हैं, या फिर वो पेस्ट्रीज। अच्छा उमेर भाई पेस्ट्रीज रख सकते हैं हाई टी में? ठीक है, वो तो मीठा आइटम है, वो तो रख सकते हैं। कौन सा ऐसा मीठा आइटम है जो आपको लगता है भाई हाई टी में प्रेजेंट किया जा सकता है? देखिए मीठे आइटम के अंदर तो जलेबी हो गई एक तो, ठीक है, खीर हो गई, कस्टर्ड हो गया, लब्बे शीरी वगैरह, सही। ज्यादातर क्या रखते हैं मीठे में लोग? यही खीर वगैरह रखते हैं मीठे के अंदर। अच्छा। और केक रखते हैं। केक रखते हैं, सही। अच्छा अब क्योंकि हाई टी इतनी ज्यादा हो जाती है उमेर भाई कि फिर डिनर अगर किसी ने कराना हो तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, वो डिनर नहीं करा पाते। तो आप ये जरा बताएं कि हाई टी के अंदर 2 से 3 आइटम होनी चाहिए। 2 से 3 आइटम रखें, वरना तो आपको पता है डिनर या लंच है। डिनर या लंच है, सही। लेकिन अगर आपके पास मेहमान ही शाम वाले आ रहे हैं ना, सिर्फ मेहमान ही वो आ रहे हैं जो भाई जिन्होंने आना ही शाम को है और बस वो चले जाना है, डिनर नहीं है उनका, फिर आप क्या चीजें रख सकते हैं? अब वो तो मतलब हेल्दी आई टी वो क्या क्या हो सकती है? हेल्दी हाई टी के अंदर तो सबसे ज्यादा हेल्दी जो है वो काले चने हैं। काले चने, सही। सबसे बेहतरीन, इसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, सब चीजें इसके अंदर, सही। और लोग तो बोलते भी हैं काले चने सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, आपने किसी को कुछ बना के दिया हो, कोई हाई टी पैकेज दिया हो और उसने आपको पलट के कहा जी उमेर भाई आपने तो कमाल कर दिया, वो कौन सा आपका ऑर्डर? कल ही एक इवेंट के अंदर हाई टी प्रोग्राम किया है और हाई टी के अंदर जो है मैंने 7 आइटम रखे हुए थे। यही कटोरी चाट थी, खट्टे आलू, कड़ी छोले थे, बेल पूरी थी, सेव पूरी थी, तो उन्होंने पूरा पैकेज लिया हुआ था मेरे से। अच्छा, सही। ठीक है, चाय के साथ। तो ये सारी आइटम मेरी जो जितनी शॉप पे थी वो पूरा पैकेज लिया हुआ था 80 बंदों का। ओके, चले जी, बहुत शुक्रिया उमेर भाई हमारे शो पर आए और उमेर भाई ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया कि भाई हाई टी में आप इस तरह से ये 1 बाइट जो कटोरी है इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। मुझे उसका सर्टेन काइंड ऑफ नेम नहीं पता, इसको क्या कहते हैं आप कटोरी वाली? 1 बाइट कटोरी चाट है। देखा, मैंने पहले आइडिया लगा ली था, ये है 1 बाइट कटोरी चाट, और ये आप अपने घर में मेहमानों को खिलाएंगे। आई एम श्योर कि वो बहुत खुश होंगे क्योंकि ये डिफरेंट भी है, डिलीशियस भी है और प्रेजेंटेबल भी है। तो आज के शो से फिलहाल इतना ही। अब मंडे को आएंगे हमारा नया शो लेकर और उसमें होंगी बहुत सारी टॉप स्टोरीज। और आज के शो का कैसा गया ये आपने फीडबैक ज़रूर देना हमारी सोशल साइट पर। तो अच्छा सा वीकेंड गुजारिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए सिटी एट 10।